जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हार्ड भी है और यदि सही देखा जाए तो मायने में ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड मतलब कठोर वाला नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन है, ठीक है, ये पढ़ने में भी, और क्योंकि इसमें सन वगैरह याद करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो हम उन्हीं को लेकर आए हैं सुपर 25 क्वेश्चन, जो कम से कम हर एक साल मतलब 4-5 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो लगभग रिपीट किया जाता है हर साल, उन्हीं को सुपर 25 क्वेश्चन में कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। और यदि देखा जाए तो हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करने वाले इसे आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखा जाए तो आपको कितना देना पड़ेगा, ठीक है, यानी देखेंगे तो टोटल कितना है कि 11 क्वेश्चन इससे है। ठीक है, 11 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको क्या करनी है, पूरा डिटेल में आंसर बताएंगे, और 11 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 1 नंबर का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी को 30 क्वेश्चन को हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं। इसमें MCQ भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता है, या डिफिनेशन भी हो सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो जाएगी। यदि शॉर्ट की बात की जाए, ठीक है, शॉर्ट की बात की जाए तो आपको टोटल 17 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन इस तरह से देखा जाए तो 17 27 एक 28 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसमें सुपर 25 हम जितने भी सब्जेक्ट हैं 25 क्वेश्चन लेकर आए, मगर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग अल्टरनेट पूछे जाते हैं, उसको भी हमने इसमें कंसीडर किया है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें आपको देख लेंगे तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में फोड़ कराने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, लिंक में हम अपना नंबर देंगे, वहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो रहेगी कितना रहेगी, यानी 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपये पेमेंट करके व्हाट्सअप पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका PDF। ठीक है, याद रखिए आप कुछ भी यदि साल भर नहीं पढ़े हैं, इस सुपर 25 क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन को देख लेंगे और पेपर सोल्यूशन 2023 के, यानी 2023 का जो पेपर सोल्यूशन है, ठीक है, इसे यदि देख लेंगे दो चीज को, तो आप एग्जाम में एज इट इज कितना 70 से लेके 80% ऐसे इसी से मैच करने वाला और बाहर कहीं से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है इसे सुनिए, देखिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा, राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे। ठीक है, और याद रखना इसमें जो भी चीज़ कही जाएगी एकदम से थोड़ा सा तेज़ी से बोली जाएगी, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन कंसीडर करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। ठीक है, मगर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, और यदि आपको और स्लो मोशन देखना तो आपके मोबाइल पे बहुत सारी स्पीड का ऑप्शन है, वहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं घटाना बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ राइट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसके बारे में यहाँ से बताना है। तो आपके सामने इसका आंसर होगा, रुक जाइए पहले हम हटा देते हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ऑफ काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मतलब जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PCI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PCI बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके बाद फंक्शन। जैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरह से आपको बताना है, कि नहीं हमें आ रहा तो हम 5 पेज में भर देंगे, नहीं। देखिए, कम से कम यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यदि लिखना पड़ेगा तो 1.5 से 2 पेज में आपको भर के खत्म कर देना है। ठीक, तो यहाँ से हम देखा जाए तो क्या कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या होगा, PCI के बारे में पहले यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आफ्टर द इनकमेंट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज की गई थी पहली PCI, नीड टू ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर द एवरी 5 ईयर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट द फॉलोइंग मेंबर। कहने का मतलब क्या होगा, आज़ादी के बाद अपने देखा जाए, ठीक है, तो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया अपने यहाँ आया था। ठीक है, आज़ादी के बाद। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो PCI कब स्टेबलाइज हुई थी, 1948 में हुई थी, मगर PCI जो एक्ट जो आया था क्या 1949 में आया हुआ था। अब इसमें देखा जाए तो कितने तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तथा एक्स ऑफिसर मेंबर, यानी 3 मेंबर इसमें होते हैं। अब इस 3 मेंबर के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या होता है वो सब हमें देखने पड़ेगा। इसी को डिफाइन कर देंगे, उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। इसमें सबसे पहला तुम्हारे पास क्या हो गया, इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं। 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट यानी कमीशन, ठीक है, कमीशन फ्रॉम एमॉन्ग टीचर वर्किंग इन इंडिया यूनिवर्सिटी विच ग्रांट डिग्री ऑफ यानी और डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब 6 मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी के होने चाहिए, उनके पास क्या होने, डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में पॉइंट में क्या लिखा, एमॉन्ग दीज ओनली 1 टीचर टू ईच सब्जेक्ट, मतलब इसमें कह दिया जाता है पीसीआई के द्वारा हर एक कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर होने चाहिए। वही लिखा है तुम्हारे पास, हर एक सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए 1 टीचर होना चाहिए। नहीं कि मान लेते हैं बहुत सारे से कॉलेज रहते हैं 2 टीचर रख देंगे, भाई पूरा पढ़ावा, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब डील करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम देमसेल्फ बाय द मेंबर, ठीक है, मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब 1 मेंबर होना चाहिए जो कहाँ से इलेक्टेड होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, MCI बोलते हैं, इसका फुल नेम ये होता है। इसके द्वारा 1 पर्सन मेंबर होना चाहिए। तो ये हो गए इलेक्टेड मेंबर। और जस्ट नीचे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें क्या लिखा है, 6 मेंबर आर द नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हुज लिस्ट 4 शेल बी, ठीक है, 4 शेल बी प्रोसीडिंग, यानी क्या लिखा है, प्रोसेसिंग डिग्री डी फार्मा। कहने का मतलब क्या रखा है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा यानी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होना चाहिए, ठीक है, यानी उनके पास डिग्री भी क्या होनी चाहिए, डी फार्मा होनी चाहिए। अब क्या लिखा है, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होनी चाहिए। फिर क्या हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AICE यानी AICTE, मतलब एक जो होती है जो एक्टिव नहीं होती, जो एग्जाम कराते बी फार्मा वगैरह के लिए, तो उसी से ये क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। तो ये हो गया नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ पर 6 मेंबर याद रखना, कहाँ से कौन इसे रेगुलेट करता है, इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और इसके पास प्रोसेसिंग डिग्री की होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आ जाते हैं EX ऑफिसर मेंबर। इसमें क्या होता है, द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस होना चाहिए, मतलब जो EX मेंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जनरल हेल्थ सर्विस होना चाहिए, EX ऑफिसियस होना चाहिए। या तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट में देखा जाए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया का ड्रग्स कंट्रोलर भी होना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, EX ऑफिसर जो मेंबर होना चाहिए वो डायरेक्टर होना चाहिए किसी का, मतलब चाहे वो इनमें होना चाहिए, चाहे इनमें, चाहे उनमें, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या कर दिया, 3 को डिफाइन कर दिया। अब यहीं से काम इनका यानी पीसीआई के एक्चुअल में काम क्या होता है, देखिए आप यदि डिप्लोमा कर रहे हैं तो कहते हैं सभी कॉलेज पीसीआई से अप्रूवल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये एजुकेशन को मेंटेन करता है, तो लिखा डिजाइन द एजुकेशन पैटर्न, ये एजुकेशन पैटर्न को क्या कर देता है, डिजाइन करता है, ये पहला इसका काम है। फिर में लिखा है द एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट फ्रॉम फार्मासिस्ट बाय द काउंसलिंग आर नोन एज द फार्मे, यानी एजुकेशन रेगुलेशन हो जाता है। कहने का मतलब क्या कर देता है, पीसीआई सिंपली देखा जाए तो फार्मासिस्ट ऑफ काउंसलिंग, जो फार्मासिस्ट होते हैं काउंसलिंग के दौरान जाते हैं, उन्हें एजुकेशन रेगुलेशन का काम कौन करता है, पीसीआई, ये दूसरा काम हो गया। अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटी विड्रा यानी एन अप्रूवल, मतलब क्या कर देते हैं, ये अप्रूवल करते हैं कि यानी कॉलेज के पास सफिशियंट अमाउंट में व्यवस्था है तो इन्हें डी फार्मा की डिग्री या बी फार्मा रन कराने के लिए दिया जाए। फिर क्या लिखा, मेंटेन ऑफ द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब तुम्हारे पास ये मेंटेन भी करते हैं सेंट्रल लेवल पे क्या, जो भी रजिस्टर फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यदि कोई फार्मासिस्ट रजिस्टर करा रहा है उसे भी ये मेंटेन करते हैं कौन, पीसीआई ये करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने डिटेल में कवर अप कर लिया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जाते हैं इसके सामने, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ठीक, सेकेंड नंबर हमसे क्वेश्चन कह दिया है राइट ए नोट ऑन द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसे हम DTAB याद रखना। यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो शॉर्ट में लिखी जाती है, तो उसका फुल नेम याद रखना, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपका फुल नेम पूछा जाने वाले में से एक है, ठीक है। तो इसी को हमें देखना पड़ेगा यहाँ से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से देखिए आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो लिखा ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, मतलब जो ऐसी एक बोर्ड होता है जो ड्रग्स की टेक्निक यानी क्या होती है, एडवाइस करती है कि यानी कौन सी दवा इस एरिया में चलनी चाहिए, क्या थेरेपी देनी चाहिए, वो सब। तो लिखा है DTAB एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टेक्निकल मैटर, कोई इशू हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, मतलब कोई आप दवा बेच रहे हैं तो किसी न किसी एक्ट के थ्रू बेच रहे हैं, ठीक, उसमें कोई यदि दिक्कतें होती हैं, कोई इशू होता है तो कौन एडवाइस करता है, कुछ भी एडवाइस करने रहता है सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसे करते हैं। DTAB मेक द मॉडिफिकेशन
अबेंडेंट मतलब मॉडिफिकेशन इन अबेंडेंट, मॉडिफिकेशन मतलब कोई दवा है तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। यदि कोई नया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लाना है या कोई नया धारा को चलाना है, अबेंडेंट को बढ़ाना है एक्ट को, तो काउंसिलेंट करता है, यही बोर्ड आराम से करता है। तो ये होगा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहीं से में तुम्हारे पास क्या होगा, DTBA, ठीक है, DTBA है द फॉलोइंग मेंबर, इसके पास कितने मेंबर है, इतने यहाँ पर, EX ऑफिसर मेंबर, ठीक है, उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर, उसके बाद तुम्हारे पास इलेक्टेड मेंबर। मतलब जैसे उसमें लिखा था तो उसी तरह से इसमें भी लिखा गया, मगर इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, EX ऑफिसर मेंबर होते हैं जो तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हु इज द आल्सो चेयरमैन। मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टर होने चाहिए या तुम्हारे पास उसका चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो ड्रग्स कंट्रोलर के तौर पर काम कर चुका हो या प्रेजेंट टाइम में हो। प्रेसिडेंट PCI मतलब अध्यक्ष होने चाहिए PCI के। प्रेसिडेंट ऑफ MCI मतलब जो मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बोले उसके लिए है, ठीक है। डायरेक्टर क्या होते हैं चाहिए, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ईजाट नगर होता है। कहने का मतलब वेटनरी के लिए भी कंपलसरी होता है, जैसे हम सब लोग के दवा कंपलसरी होता है उस तरह से भैंस गाय को भी क्या होता है, कंपलसरी मेडिसिन होती है। डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स, ठीक है, लेबोरेटरी कोलकाता, इसमें आपका होना चाहिए। तो ये होगा EX मेंबर, ठीक है, EX ऑफिसर मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर के अंतर्गत देख लिया जाए यहाँ से, इसमें जो दूसरे मेंबर हैं क्या कहलाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कहलाते हैं। इन्हें क्या करता, ए पर्सन फ्रॉम यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या होता है, एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। फिर क्या लिखा, टू गवर्नमेंट एनालिसिस, यानी क्या होती है, एनालिसिस अपॉइंटेड अंडर एक्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो बता ही दिए। दूसरा क्या लिखा, टू पर्सन फ्रॉम द एमॉन्ग, ठीक है, द पर्सन हु आर द चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोल एजेंसी इन स्टेट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आदमी आना चाहिए, ठीक, 2 पर्सन होना चाहिए। वो चार्ज ड्रग्स कंट्रोल मतलब कोई ड्रग्स का कितना चार्ज होना चाहिए, मतलब वो कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो मूल्य पे ज़्यादा काम करे, रॉ मटेरियल कितने पे आता है ये सब भी कंट्रोल करती है कौन, यानी ये एडवाइजरी मेडिसिन। इलेक्टेड मेंबर पे आ जाते हैं, एक मेंबर और आपके बचे हुए हैं, लिखा टीचर इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल फार्माकोग्नोसी ऑन द स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, ये इलेक्टेड करते हैं एग्जीक्यूट कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। कहने का मतलब इसमें मोस्टली वो रहते हैं जो एक सब्जेक्ट पे पूरा नाम से ट्रेंड रहते हैं, उन्हें कंसीडर किया जाता। ये पर्सन इलेक्टेड बाय द काउंसिलिंग ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से होना चाहिए। फिर क्या होता है, 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और ये तुम्हारे पास क्या लिख दिया, ठीक है, मेडिकल एसोसिएशन में होना कंपलसरी है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी तुम्हारे पास काम यहां से देख लेते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ साथ हमें काम भी पूछा था, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है, इट डिवाइस द सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये एडवाइस करते हैं किसे, सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट ऑन ए टेक्निकल मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या कर देते हैं, ये DTAB जो तुम्हारे पास होती है ये सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहते हैं, एडवाइस की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कोई एक्ट हुआ इसमें यदि लग रहा है तो ये कौन करता है, ठीक, DTAB करती है, ठीक। इट मेक मॉडिफिकेशन अबेंडेंड इन द एक्ट बाय द यानी कंसल्टिंग द बोर्ड, मतलब कोई बोर्ड के द्वारा कोई ड्रग्स है उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना, अच्छा ये ड्रग्स इस पे काम नहीं कर, इसके साथ ज़्यादा सुटेबल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है। अमेंडेंट मतलब कोई एक नया हमें क्या कर देना, उसमें नियम लागू करना है, तो अमेंडेंट को भी ये फॉलो करते हैं, DTAB कराते हैं। इट कैरी आउट ओवर द फंक्शन असाइंड बाई एक्ट, मतलब क्या कर देते हैं, ये जो DTAB होते हैं, मान लेते हैं आप बिना लाइसेंस के या कोई अदर एक्टिविटी करते हैं बिना इन्हें, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, कैरियर से आउट करा देते हैं फंक्शन के अंतर्गत, ठीक। ये हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, तीसरा क्वेश्चन कह दिया डिफाइंड ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होते हैं, राइट द, ठीक है, राइट ड्रग्स एंड पावर ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। मतलब सबसे पहले ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी और उसका पावर एक्चुअल में होता क्या, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इसी के बाद हमारा यानी ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में आपके सामने ये रहा,
अब देखिए इंस्पेक्टर एक्चुअली में आपके गांव में कैसे होते हैं, जैसे हम तो लोग छोटे छोटे रहते अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए ना हो, ठीक है, तो इंस्पेक्टर साहब क्या कर देते हैं, क्राइम को करते हैं सही। तो उसी तरह से ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं जो केवल और केवल दवा का रेख यानी देख रेख करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं अच्छा ये दुकान पे अच्छा ये दवा मिल रही है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, लैब टेस्ट कैसा है, कौन सी ड्रग्स बेच रहे हैं, लाइसेंस है या नहीं, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ड्रग्स इंस्पेक्टर, जिसे हम DI शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंटर, मतलब एक ऐसे अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है ए सुटेबल नंबर ऑफ द ड्रग्स इंस्पेक्टर फॉर देयर द रिस्पेक्टिव एरिया। मतलब क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया में, जैसे मान लेते हैं आप कहीं रूरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, या आप सिटी एरिया में कहीं भी रह रहे हैं, तो एक एरिया का क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से क्या होते हैं नंबर ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर वहाँ उस एरिया में हम रखते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है। लिखा ए ड्रग्स इंस्पेक्टर इज ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ऑफिशियली देखा जाए रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योर दैट द ड्रग्स कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइस आर द ठीक आर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल विथ लीगल स्टैंडर्ड और रेगुलेशन। कहने का मतलब क्या कह रखा, ड्रग्स इंस्पेक्टर जो होता है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट होता है, ठीक, वो क्या होती है ऑफिशियली देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ड्रग्स के लिए, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए या कोई मेडिकल डिवाइस के लिए, वो कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे कैसे सेल करना है, ये सब लीगल स्टैंडर्ड से देखा जाता है, उसी को हम क्या बोल दिया, किसका काम होता है, ड्रग्स इंस्पेक्टर का। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी क्या होती है, ये सैंपल कलेक्शन करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दुकान पे आए, अब सैंपल को कलेक्ट किए, भाई ये निकालो निकालो हाउ निकालो हाउ निकालो, ठीक है, तो सबका सैंपल करेगा। जैसे मान लेते हैं आप पैरासीटामॉल खरीद के लेकर आए हैं, ठीक है, PCM खरीद के लेके आए हैं, मान लेते हैं, ठीक है, PCM खरीद के लेकर आए हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं 500 mg की है, तो लैब के द्वारा देखा जाएगा यानी 500 mg सूटेबल सही मात्रा में है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, जेरोडाल, ठीक है, जेरोडाल मान लेते हैं SP है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है साइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है, प्लस में सरसरियोपेप्टाइड, तो सबकी मात्रा क्या होती है, एक सूटेबल होती है। तो ये देखते हैं इसमें सही मात्रा में सब कुछ है कि नहीं। और याद रखना लैब टेस्ट से नहीं घबराना, क्योंकि लैब कलेक्शन जो होता है वो यदि फेल हुआ तो कंपनी देखेगी। ठीक है, यानी टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसकी यानी टेस्टिंग करती है, कैसे एनालाइज करना ये सब भी मेंटेन करता है ड्रग्स इंस्पेक्टर। इनफोर्स रन द शॉप एज पर लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब ये फोर्स करते हैं, ठीक है, फोर्स करते हैं कि जो दुकान है, ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन एज पर लॉ चल रही है, रन कर रही है कि नहीं, वो भी मायने रखता है, इनका काम होता है। ठीक है, इनकी ड्यूटी होती है। डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आप यदि दुकान रख लिए हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब पूरा डिटेल में इनके पास ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है, इनका ये ड्यूटी होती है। रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको रिपोर्ट करना है कि हम ड्रग्स यदि मेडिसिन कोई खोल रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन कोई हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिनल दुकान यानी कॉस्मेटिक दुकान आप है, कॉस्मेटिक मतलब ये जो केमिस्ट की दुकान यदि आप खोलना चाह रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। PCI के द्वारा आदमी आएंगे, अप्रूवल वो देखेंगे एक सूटेबल मात्रा में जगह है कि नहीं, यदि है तो रेफ्रिजरेटर, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, ये सब की सही है कि नहीं, तो ये रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक, मॉनिटरिंग यानी एडवर्स इफेक्ट, मतलब ये मॉनिटर करेंगे एडवर्स इफेक्ट कोई है या नहीं, वो भी। कंप्लीशन वेरिफिकेशन, मतलब क्या करेंगे, आपका जो भी पोर्शन है उसे कंप्लीशन वेरिफिकेशन करेंगे, यदि उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको ड्रग्स लाइसेंस दिया जाएगा, या आपकी दुकान रन कर रही है उसमें यदि पास नहीं होते तो फेल कर दिया जाएगा, आपकी दुकान रद्द कर सकती है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमसे कह दिया पावर ऑफ है यानी ड्रग्स इंस्पेक्टर, इसकी पावर क्या होती है, ये क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं। इंस्पेक्टर टेक द कॉपी एनी रिकॉर्ड, मतलब क्या कर देते हैं, इंस्पेक्टर आपकी दुकान पे आए तो किसी भी, ठीक है, किसी भी आपके, ठीक, जैसे लाइसेंस है तो उसकी परत फोटो कॉपी आपसे मांग सकते हैं, या कोई ड्रग्स आप लेकर आए, कहाँ से भैया लाते हैं, ठीक है, तो ये बोलेंगे यहाँ से, तो इसकी पर्ची दिखाओ, तो ये सब भी आप वहाँ से मांग सकते हैं आपसे। इन्वेस्टिगेशन भी आपसे कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन मतलब लाइसेंस कहाँ से, डिग्री कहाँ से लिए, ये सब भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है प्रोसिक्यूशन भी आप कर सकते हैं, ऑर्डर रिकॉल भी कर सकते हैं, मतलब जो ऑर्डर है उसे रिकॉल दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, इश्यू डायरेक्शन भी देखने की नहीं का काम होता है। सर्च वारंट, कहते हैं ये वारंट दुकान पे दे दी गई, अब ये दुकान खोल नहीं सकते इतने दिन तक, तो ये सर्च वारंट भी क्या होती है, ये पावर ऑफ, ठीक है, ड्रग्स इंस्पेक्टर का पावर होता, कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, तो इसमें लिखा है डिस्कस
एंड एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मतलब 1940 में जो ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक एक्ट आया था उनके बारे में यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम चलते हैं। तो लिखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, तो ऐसे पूछ सकता है ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, तो 1940 में आया, 1940 में आया था। इसमें क्या होता है, द मेन एम ऑफ द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945, ठीक है, यानी इज टू मेंटेन द इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, मतलब इस एक्ट का जो मेन वर्क होता है वो करते हैं क्या हो गया, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम, और ये रूल बनाते हैं, मेंटेन करना पड़ता है इंपोर्ट, मतलब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक आइटम का, जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग्स विदेश से मंगवा रहे हैं, दवा कोई विदेश से मंगवा, तो आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, ठीक है, तो एक कमेटी आपकी देखती है। इन मैन्युफैक्चर मान लेते हैं आप इंडस्ट्रीज खोल रखे हैं, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एज पर, ठीक है, एज पर तुम्हारे पास पीसी यानी एज पर तुम्हारे पास फार्माकोपिया, ठीक है, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी मेंटेन करना है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग्स, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या सेल ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बड़ी लेवल पे आप एजेंसी खोल लिए हैं यदि, तो कैसे किसी भी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो भी इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कौन करता है, इस एक्ट के अंतर्गत आता है। यानी आप ड्रग्स सेल कर रहे हैं तो ये भी आपको मायने रखाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ द कॉस्मेटिक इन लग्जरी आइटम, मतलब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारे ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक आइटम, मोस्टली कॉस्मेटिक आइटम में बहुत सारे लग्जरी आइटम इस समय हो चुके हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपको किसी को सुंदर होना तो कहेंगे बहुत बढ़िया क्रीम हमको चाहिए, कितना भी पैसा लग जाए, है कि नहीं, ठीक। अब तुम सोचो चेहरे का लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, हड्डियों का इंश्योरेंस करा लेते हैं, हाथ का, पैर का, आँख का, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा सुटेबल होता है उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, आपको करोड़ों करोड़ रुपए उस पर फूंक देते हैं, ठीक। लग्जरी आइटम क्या कर देती है, प्रूव द, ठीक है, हार्मफुल दे द कंटेन, ठीक है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कंटिन्यूअस देखती है, क्योंकि लग्जरी आइटम प्रेजेंट टाइम में बन ही रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो ये भी मेंटेन करता है कौन, यानी ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940। फिर क्या लिखा है, द सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल द अथॉरिटी आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड टू कंट्रोल दीज एक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट ये कंट्रोल करते हैं किसी भी अथॉरिटी के, ठीक, अथॉरिटी कंट्रोल दिस एक्शन, मतलब इनके एक्शन को भी हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल करा देते हैं इस एक्ट के जरिए, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या, देखिए ये एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि हम कॉस्मेटिक आइटम पे ज़्यादा रेगुलेशन कर सकें, ठीक है, कोई खराब क्वालिटी का ना बेचे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, मैन्युफैक्चर कैसे करना, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। फिर क्या लिखा है, फॉर कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट, यानी ये कंट्रोल क्या करते थे, इंपोर्ट करने का काम, मैन्युफैक्चर का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, सेल ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक बाय लाइसेंस, ये सब भी मेंटेन करता है कौन, यही आपके ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य यही होता है कि कोई पर्सन यदि कोई भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक आइटम इंपोर्ट कर रहा है तो उसे मेंटेन करना, मैन्युफैक्चरिंग का यानी मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ये सबको मेंटेन करना एज पर लाइसेंस। मान लेते हैं आपको उनके पास लाइसेंस नहीं रहे तो उन्हें निरस्त कर सकते हैं। फॉर इंश्योरिंग डैट मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इज डन बाय द क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई पर्सनल ओनली, मतलब क्वालिफाई जो क्या है, जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो, प्रॉपर लाइसेंस हो, प्रॉपर नॉलेज हो, उन्हीं क्या कर सकते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लिखा तुम्हारे पास ये दो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें होते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी कहा रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दो, एक सेंट्रल लेवल पे होते हैं और एक स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो हम सेंट्रल लेवल को पहले कवर अप करते हैं, ठीक, फिर स्टेट लेवल को नीचे कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सेंट्रल लेवल को हम क्या कर देते हैं, कवर अप करते हैं। तो सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें कह दिया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम CDSCO बोलते हैं। आप इसे स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में से जब पूछा है तो ये शॉर्ट में एक नंबर में पूछा, फुल नेम ऑफ CDSO, या आधा नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो इसी को आप कंट्रोल ऐसे लिखते चलिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये क्या कर देते हैं, ये एक्चुअल में देखो नाम से ही पता चला ये किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ड्रग्स है स्टैंडर्ड, मतलब ड्रग्स की क्वालिटी को, ठीक, और क्वांटिटी को भी ये मेंटेन करते हैं। तो ये लिखा है इट कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉर द फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस इन इंडिया, मतलब अपने इंडिया में जो भी तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और तुम्हारे पास कोई भी मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं तो ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक। फिर क्या लिखा है, CDSCO
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग्स, मतलब कि न्यू ड्रग्स हमें लेकर आना तो ये अप्रूवल देते हैं, क्लिनिकल ट्रायल कराना ये देते हैं, इंपोर्ट यानी इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना तो ये देते हैं अप्रूवल, ठीक है। और क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई ड्रग्स की क्वालिटी हमें सही रखनी है कि नहीं रखनी है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, यानी CDSCO करती है, ठीक है, जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर तुमसे क्या रखा है, इसमें भी तुम्हारे इसे हम डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, दूसरा, यानी सेंट्रल में दूसरा क्या हो जाता है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आती है, जो अभी आप पढ़े हैं, उसमें भी आप यदि लिखना चाहें तो 2-3 लाइन यहाँ से लाख छाप सकते हैं। ड्रग्स काउंसलेटिव कमेटी होती है, काउंसलेट करती है कि कैसे हमें काउंसलिंग करना है, ये भी यानी मेंटेन करने का काम करती है। तो ये आपका सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो आपके 3 यहाँ से हो गए, ठीक है। अब स्टेट लेवल पे देखा जाए तो 2-3 यहाँ पर हैं, ठीक है। स्टेट लेवल यानी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, स्टेट ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे सरकार नहीं होती, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार, तो ये तुम्हारे पास हम जो राज्य लेवल पे क्या कर देती हैं, स्टेट ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टेट में अपने ड्रग्स को कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि हर एक स्टेट में छोटे लेवल पे देखा जाए तो आपको कोई ना कोई इंडस्ट्रीज होगी जो बड़े लेवल पे वर्क करती है और छोटे लेवल पे भी वर्क करती है। स्टेट ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी होनी चाहिए, मतलब स्टेट में, क्योंकि देखिए कोई भी यदि ड्रग्स आती है तो बिना लैब टेस्टिंग के हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में उसको नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी आपके पास है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर भी इस पे यानी क्या कर देते हैं, ठीक है, निगरानी रखते हैं। तो ये होगा स्टेट लेवल पे। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मतलब इस एक्ट के जरिए देखा जाए तो 1940 में क्या होता है, ये यानी क्या लिखा है, क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए निर्भर होता है, ठीक। फिर क्या लिखा है, रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो भी आपकी मेडिसिन दी है तो उन पे कैसे फंक्शन कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक, साइड इफेक्ट कर रहा है तो इसका तोड़ क्या है, तो ये भी रेगुलेशन करने का काम होता है। कंज्यूमर सेफ्टी, मतलब कंज्यूमर सेफ्टी ये होती है कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में ये भी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में, इनका काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ देते हैं, यहाँ से चल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से चल लेते हैं, पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। रुकिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन का इतना, ठीक। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, राइट ए नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या होती है, इसी को आपको क्या कर देना है, 60 नोट लिखना। 60 नोट मतलब लॉन्ग में जब दिया तो कम से कम 1.5 से 2 पेज आपको भरना ही भरना पड़ेगा। तो उसका आंसर आपके सामने ये रहा। इसमें कह दिया इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे फार्मास्यूटिक में इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये फार्माकोपिया क्या होती है, ऐसी बुक जिसमें आपके बारे में क्या लिखते हैं, अपना लव लेटर लिखते हैं, ठीक है। अपनी बुक होती है तो उसमें आप लव लेटर लिखते हैं, एकदम से शायरी वायरी कागज लिखते हैं, दुल से बना देते हैं। तो उसी तरह से अपने इंडिया में देखा जाए तो एक ऐसी किताब होती है जो दुनिया, हमारे इंडिया में कितनी भी दवा चल रही है उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसका बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये सब कौन मेंटेन करता है, फार्माकोपिया करती है, ठीक है। जैसे आप हैं उसी तरह से हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो वही चीज़ें बोल दे रहे हैं यहाँ से। जैसे मान लेते बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, ठीक है, जैसे हम छोटे छोटे रहते थे तो लेटर दिया जाता था, अब तो इंस्टाग्राम ID मांगी जाती है, ठीक। हाँ, इससे एक याद है, ठीक, आप प्लीज़ अनुरोध है, ठीक है, गर्ल्स से, स्पेशल गर्ल्स से देखा जाए तो आप कमेंट वगैरह मत करिए, ठीक। आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तब भी कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा खोजने की कोशिश करिए और अपने कॉपी में उसे नोट डाउन करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खचारा लोग हैं, ठीक है, लड़के। एक लड़की अभी कोई कमेंट की थी, ठीक है, तो उस पर क्या कर देते, उसी पे उसकी इंस्टाग्राम ID मांग रहे हैं, ठीक है, उस पर हाय बाय, कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब एकदम से महा खचरा लोग हैं, ठीक है। ये जानते हो कौन लोग हैं, जिनके दादा क्या कर देते, लेबराई करते, ईंटा ढो के पैसा देते हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है, उड़ा रहे हैं मस्ती में, ठीक है। चाहे बने बाप के बिगड़े औलाद होंगे वो, ठीक है, मतलब दादा अच्छे से पद पे होंगे, पैसा दे रहे हैं, ये बिगड़े औलाद बन चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे भी, ठीक है, आपसे अनुरोध है, ये सब प्लीज़ आप मत करिए। आप पढ़ने आइए तो कमेंट में ये ना पूछा करो भाई तुम कहाँ से हो, कैसे हो, तुम्हारी इंस्टाग्राम ID क्या है, बहुत अच्छे लग रहा है, वैसी लग रही हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी आप न करिए। तो उस खचरा को हम पहले क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, अपने उसे ब्लॉक कर दिया, वो कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ने के पर्पज़ से आए तो पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। यदि आप उसके पर्पज़ से आए हैं तो कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है।
वहाँ पर पार्क वगैरह में, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर एक बुक होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होती है। तो इंडियन फार्माकोपिया ऐसे एक बुक होती है, ठीक है, बुक होती है, ठीक है। उस बुक में सारी इंफॉर्मेशन आपको लिख दी जाती है। तो सेम टू सेम आपको यही करना है। इसमें क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज एंड द ऑटोनोमस यानी इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तथा फैमिली वेलफेयर इंडियन गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या होती है, इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसी कमीशन होती है, ठीक है, कमीशन होती है जो क्या कर देती है, अंडर किसके, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे, ठीक है, मेंटेन किया जाता है। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री और तुम्हारे पास फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जितने भी चीजें आती हैं सब कुछ हमें मेंटेन कराना है इसी में। और हेल्थ से रिलेटेड जैसे कोई ड्रग्स हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गए, ये सब भी मेंटेन कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया। इट वाज द स्टेबलाइज टू क्रिएट द ड्रग्स स्टैंडर्ड इन कंट्री। हमारे कंट्री में क्या होती है, ड्रग्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको कंपलसरी है। जैसे आप खत क्यों लिखते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे और उनके बीच में बाइंडिंग तगड़ा बने। तो उसी तरह से इंडियन फार्माकोपिया अपनी कंट्री में जो भी आपके क्या होगा ड्रग्स हैं उसे स्टेबलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इट कीप ट्रैक द ड्रग्स स्टैंडर्ड दैट आर द यूज टू ट्रीट अलाइनमेंट प्रिवेलेंट इन द, ठीक है, दिस रीजन। मतलब क्या कर रखा है, ये तुम्हारे पास पहला फंक्शन इनका क्या होता है, प्राइमरी, ये ट्रैक कर लेते कि दवा को किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कितना इंग्रेडिएंट, कितना फार्मास्यूटिकल ऐड, कितना इंग्रेडिएंट, सब कुछ मिलाया गया, उसके बारे में ये मायने रखता है, ठीक। क्या रीजन है, ये सब भी कौन रखता है, ये इंडियन फार्माकोपिया। फिर क्या लिखा है, पीसीआई, ठीक है, पीसीआई इशू ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। मतलब ये क्या कर देते हैं, इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एक जाते हैं और वो इस इंडस्ट्रीज में जाती है, मतलब जहां पर आपकी दवा बन रही है, फैक्ट्री में जाती है। अब वो क्या कर देते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, उसी को हमें फॉलो करना, तब मेडिसिन को बनाना है। इंप्रूव द क्वालिटी यानी आप मेडिसिन, मतलब कोई भी आपकी यदि ड्रग्स है, मतलब कोई दवा है, उसे कैसे उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये इंडियन फार्माकोपिया बताता। बाई एडिंग न्यू, मतलब न्यू ड्रग्स ऐड करना, तो इंडियन फार्माकोपिया बताएगा। कोई ड्रग्स को ओल्ड दवा है, ठीक है, मोनोग्राफ है, तो उसे अपग्रेड करना, अपडेट करना, तो ये भी इंडियन फार्माकोपिया काउंसिल यानी कमीशन करती है, ठीक। फिर क्या लिखा, आईपी स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर द आइडेंटिफाई प्योरिटी स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन। कोई मेडिसिन है उसका कैसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किस कंपनी से है, कैसे है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, इसमें क्या क्या ऐड किया गया, सब इंडियन फार्माकोपिया बोलती, भाई इसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसकी प्योरिटी यानी क्वालिटी के बारे में बताता, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन ये भी बताना है आपको। यहाँ से स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर इतने में इसे बांटा गया है, ठीक है, आईपीसी को, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास साइंटिफिक बॉडी होती है, साइंटिफिक बॉडी में तुम्हारे पास कितने 23 मेंबर वर्क करते हैं। गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसमें एक यानी 13 मेंबर यानी तुम्हारे वर्क करते हैं। जनरल बॉडी के अंतर्गत देखा जाए तो 25 मेंबर। अब फिर इसे आप फर्दर डिवाइड किया गया आईपीसी यानी आईपीएल, इन तीनों में क्या कर देती है, इसे 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, 60 नोट हमें। फिर इसका उद्देश्य क्या है, कोई उद्देश्य होगा मेरे भाई, तभी तो बनाया गया है, ठीक है। अब बताइए उद्देश्य है, जैसे बताओ किसी के पीछे आप समय क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य है। उद्देश्य देखिए, उससे समय दिए हैं तो आप उस यानी उसकी आप हो गई, ठीक है, या आप उसके हो गए, या वो तुम्हारी हो गई, समय दिए हैं कि नहीं, तो उद्देश्य कोई था उसके पीछे। आप कुकुर की तरह क्या कर रहे थे ठीक है, टहल रहे थे, ठीक है। जब छोड़ के जाएगी फिर भोकर के क्या करेंगे, रोवेंगे, है कि नहीं। बागी उगी में बैठ के सैड सॉन्ग सुनेंगे, ठीक है। जो सैड सॉन्ग सुनता है मुझसे पहले ही दूर हो जाते हैं, जान जाते इसका दिल एकदम से टूटा है, ठीक है, जैसे कुरकुरा वाला नहीं टूटा वैसे है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, टू प्रमोट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स फॉर ह्यूमन तथा एनिमल कंजप्शन। देखिए ये करते हैं क्या है भाई, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मतलब कोई ड्रग्स की क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं कहते हैं, हमें जो भी चीज चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी की, वीआईपी क्वालिटी की चाहिए, तो ये इंडियन फार्माकोपिया कहती है भाई ये बनाइए, और ह्यूमन के लिए तथा किसी अदर एनिमल के लिए यदि कंज्यूम करें तो सुटेबल और सही तथा लेस साइड इफेक्ट हो या ना के बराबर हो, ठीक है। क्या लिखा है, टू इंप्रूव पब्लिक तथा एनिमल हेल्थ इन इंडिया बाय द स्टेबलाइज यानी क्या होता है एथोराइजेशन, क्या कर देती हैं, ये इंप्रूव करते हैं पब्लिक तथा एनिमल हेल्थ इन इंडिया को, ठीक है। मतलब देखिए पब्लिक हेल्थ यदि रहेगा तो हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है। और क्या होगा, एनिमल हेल्थ के बारे में ये भी बताते हैं, इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत आता है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है कि क्वालिटी
एकदम से स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। सच फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यदि आप मिला रहे हैं तो क्वालिटी एकदम अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है। यानी क्या होता है एक्सपीरियंट, और डोजेज भी क्या होनी चाहिए, सब मेंटेन होना चाहिए। एक ड्रग्स का हम आपको दिखाते हैं पत्ता, उस पर सब कुछ लिखा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैबलेट है, ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट की बात की जाए, देखिए क्या क्या मिला दिए हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो यानी पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रो यानी रेसिस्टेंस है, डोमप्रीडोन प्रोगेस्ट्रान, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कैप्सूल है, जिसे हम डीएसआर के नाम से जानते हैं। इसमें देखा जाए कंपोजिशन क्या आ गया, हार्ड, देखो लिखा तुम्हारे पास ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन, मतलब इसमें जो भी तुम्हारे पास यहाँ से कैप्सूल है, एक कैप्सूल आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, एक कैप्सूल आपको निकाल के दिखाते हैं। तो इसकी जो ये कवरिंग है, ठीक है, इसकी ये जो कवरिंग है क्या बनी हुई है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बनी होती है। हार्ड जिलेटिन आप पढ़े होंगे ना फर्स्ट ईयर में, एक जिलेटिन दो तरह के, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है, ठीक। तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का बना होता है। अब इसमें क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट, पेंटाप्रोजोल सोडियम जो होता है कितना होता है 40 mg यानी 40 मिलीग्राम होता है। वो भी क्या होता है इंटरकोटेड पीलेट के फॉर्म में होता है। जो भी यहाँ पर मिलाया गया देखिए इंटरकोटेड पीलेट के फॉर्म में होगा। ऐसे निकाल के दिखाएंगे आपको तो आप ज़्यादा सुटेबल देख पाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा तुम्हारे पास, डोमप्रीडोन 30 mg होती है, 30 mg जो सस्टेन रिलीज है, मतलब जैसे टैबलेट पढ़ोगे ना सस्टेन रिलीज टैबलेट, वही चीज़ें होती है। यानी एक्सपीरियंट यही तुम्हारे बोल रहा है, ठीक है, इंग्रेडिएंट। अब ये जो इंग्रेडिएंट को फॉलो नहीं करता उसे वो फेल कर दिया जाता है इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा, ठीक है। इसे दोबारा यहाँ रखते हैं, चलिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक टैबलेट का, ठीक है, मिस यूजेज हुआ नहीं, देखिए नॉलेज पर्पज के लिए आप, ठीक है, हम ऑफलाइन क्लासेस में वगैरह दिखाते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की चीज़ें रख चुके हैं आराम से, ठीक है। 9th 10th का है, क्योंकि बच्चे हैं, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी उन्हीं के अंदर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वही चीज़ें क्या होता है, देखिए ये सब कुछ कौन मेंटेन करता है, इंडियन फार्माकोपिया यहाँ करती है। इसका काम क्या होता है, तो आपके माइंड में बहुत सारा वर्क आ गया होगा। यानी देखा पब्लिश द न्यू एडिशन यही करता है, अबेंडेंट है ऑफ आईपी यही मेंटेन करता है। पब्लिश यानी क्या होता है नेशनल फार्मूलेशन ऑफ इंडिया, मतलब अपने इंडिया में कोई मेडिसिन का यदि फार्मूला बनाना तो ये रखना। फॉर एग्जांपल में जैसे ये तुम्हारे पास क्या लिखा देखिए, यानी ये एक एसपी है यानी एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल तथा सर्सेरियोपेप्टाइड, ये कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करता है ये भी कौन बताता है, इंडियन फार्माकोपिया। नहीं तो आप तीनों कॉम्बिनेशन के में अच्छा ये दर्द का है, ठीक है, ये बुखार का, ये सूजन के यानी सोइलिंग को कम करता है। तो ये कैसे जान गए, ये तीनों को मिला के हम क्या कर देंगे एसपी बना देंगे, ठीक है। तो बताओ इन्हें पहले लैब में टेस्ट किया हो गया होगा, ठीक, तभी ये हमारा फॉलो किया गया, तो लेस साइड इफेक्ट के जरिए इसे हम फॉलो कर रहे हैं इस टाइम। तो वही चीज़ क्या रखा, फार्मूलेशन बनाने का काम क्या होता है इंडियन फार्माकोपिया का। फंक्शन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर द ऑपरेटिंग इन इंडियन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हॉस्पिटल में या कम्युनिटी फार्मेसी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस पैसा के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्लानिंग एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट यानी लिखा है इम्प्लीमेंटेशन, और रिसर्च एक्टिविटी सब कौन करती है, इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत क्या होती है। ये पीसीआई को बताती है, एज पर कॉलेज वो जाके क्या कर देती है, लोगों को जागरूक करती है, ठीक है। ये हो गया इनके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से छठा क्वेश्चन कह रखा डिफाइन बीसी यानी बीसीएस सिस्टम एंड राइट द, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बीसीएस सिस्टम, यानी इसके बारे में आपको डिटेल में आपको सबसे पहले इसे डिफाइन करना है, इसके क्लासिफिकेशन को डिफाइन करके थोड़ा थोड़ा उसे भी डिफाइन कर देना है। तो आपके सामने ये रखा बीसी यानी क्या होता है बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं बीसीएस, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। इसे यदि फुल नेम देखा जाए बीसीएस का, तो बी से क्या होता है यानी बायो फार्माको, ठीक है, फार्माको यानी फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। इज ए, ठीक है, फंडामेंटल गाइडलाइन, ठीक है। तो इसमें क्या रखा यही चीज होती है, यानी फंडामेंटल गाइडलाइन होती है फॉर डिटरमाइनिंग द कंडीशन अंडर विच द इन विट्रो तथा इन विवो कोरिलेशन आर एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज़ आप लैब में बना रहे हैं या लैब से बाहर बना रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे करना, उसके लिए क्या सुटेबल कंडीशन होना चाहिए, ये सब कौन करता है, बीसीएस। मतलब कोई आप ड्रग्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको पेनिसिलिन बनाना, क्या बनाना है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल में मान लेते हैं पेनिसिलिन बनाना है, ठीक है, यहाँ से क्या बनाना है, पेनिसिलिन बनाना है, ठीक है। अब पेनिसिलिन के लिए क्या चाहिए, फंगस कौन सी चाहिए, पेंसिलिनियम नोटाटम चाहिए, पेंसिलिनियम नोटाटम चाहिए। तो ये बताओ ये हम यदि लैब में ग्रो कराएंगे, ठीक है, जैसे मान लेते बाहर यदि ग्रो करेगा तो कोई टेंशन नहीं, अपने अकॉर्डिंग वो ग्रो कर जाएगा। मान लेते हैं तुम्हारे पास है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं पेंसिलियन नोटाटम आपको लैब में करना है, तो उसके तुम्हारे पास,
ठीक है, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, कंडीशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका सब कुछ कौन मेंटेन करता, कोरिलेशन एक्सपेक्टेड BCS करता है। अब ये क्या करते हैं, BCS इज आल्सो नोन एज टूल फॉर द डेवलपिंग इन विट्रो डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन। क्या करता है BC, अरे भाई ये तो लगा ही नहीं की जी, ठीक बेइज्जती करा दी, ठीक है, इससे हम कहें यार गटैया में से कहाँ चला गया, आवाज़ थोड़ा सा खराब हो गई होगी, मगर चिल्ला रहे हैं यार, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जो डेवलप करते यानी क्या होता है, इन विट्रो डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन, मतलब पेनिसिलिन के लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए तो इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये कौन मेंटेन करता है, BCS सिस्टम भी करती है। ये देखा जाए डॉट पेन से ज़्यादा हमारी राइटिंग नहीं जाती है, हमारी राइटिंग है, ठीक है, ये जेल पेन से थोड़ा मजेदार लिखाता है भाई, ठीक है। फिर क्या लिखा है, BCS फॉर कोरिलेटिंग इन विट्रो ड्रग्स प्रोडक्ट डिसोल्यूशन एंड इन विवो बायो अवेलेबिलिटी इज द यानी इज पर्पज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन दैट ड्रग डिसोल्यूशन, ठीक है, डाइसोल्यूशन और GIP परमिबिलिटी आर द फंडामेंटल पैरामीटर कंट्रोलिंग रेट एक्सपेक्टेड ड्रग एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब क्या कर रखा है, ये कंट्रोल करता है। जैसे आप कोई ड्रग्स यदि खा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाएगी, एब्जॉर्ब करेगी, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क को कर पाएगी, ठीक है। तो ये कौन मेंटेन करता है, हमारे पास BCS सिस्टम करती है। अब उसकी अकॉर्डिंग हमें डिसोल्यूशन कैसे बनाना, बायोएबिलिटी, मतलब बायोएबिलिटी क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करके कितना वर्क करेगी, कितना काम करेगी, तो ये भी कंट्रोल करने का काम BCS सिस्टम कराता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, BCS, ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू द, ठीक है, यानी हाई तथा लो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के अनुसार देखा जाए तो 4 क्लास में डिवीजन किया गया है, ठीक है। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ दे रखा है यहां से। तो सबसे पहले क्लास का होता है हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, मतलब कोई ड्रग्स है उस डिजॉल्व हो जाती किसी भी सॉल्वेंट में बहुत तगड़ा, तो जाहिर सी बात परमेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, सेल के अंदर जाएगा, जल्दी से एक्टिवेट होकर काम करेगा। लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कम सॉल्युबल होते हैं बट वो तगड़ा काम करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके अंतर्गत। तीसरे क्लास में क्या होता है, हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, मतलब उसकी जो देखी जाए सॉल्वेंट, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में इजीली क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं, बट उनकी परमेबिलिटी सेल के अनुसार देखा जाए तो उनकी लो होती है। लो सॉल्वेबिलिटी लो परमेबिलिटी, तब इन्हीं को हमें देखना पड़ेगा। अब इसी पे हमें देखना पड़ेगा कब बायोएबिलिटी घटेगी कब बढ़ेगी, तो इसी को क्लासिफिकेशन बोल दिए यहाँ से, मतलब ये क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। इसमें पहला दे रखा है हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी ड्रग्स, इसमें क्या होती है, इन दिस क्लास सुटेबल फॉर द ओरल ड्रग्स डिलीवरी, मतलब जितना भी ओरल दवा हम खाते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ये सब जो ओरल खाया जाता है, ठीक, उनकी हाई सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, हाई परमेबिलिटी, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पेट में सॉल्व होंगे, डिजॉल्व होंगे, ठीक, उतना ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो लिखा है फास्ट डिसोसिलेशन, यानी क्या डिसोल्यूशन रहेगा, ठीक, तो रैपिड बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा एक के बारे में क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा दूसरा लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी ड्रग्स, मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी कम है, मगर देखा जाए तो इनकी जो जो परमेबिलिटी होती है क्या होती है, हाई होती है। तो वही चीजें लिखा है डिसोल्यूशन रेट इज लो, मतलब जो घुलने की क्षमता कम है, बट ना सुटेबल फॉर ओरल रूट, मतलब इसे ओरल रूट के थ्रू आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी हो तो वेरिएबल होती है, कभी घट सकती है कभी बढ़ सकती है, डिपेंड करता है परमेबिलिटी पर, ठीक। क्लास थर्ड में हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो क्या होती है उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब सेल के अंदर परमिएबल है कि नहीं वो लो है, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स क्या होती हैं, बायोबिलिटी लो हो जाती है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज ए परमिनेशन रेट लिमिटेड होती है, मतलब जाहिर जाते, अब देखिए बायोबिलिटी यदि कम है यानी एब्जॉर्प्शन कम से कम हो रहा है तो जाहिर सी बात बायोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लो सॉल्युबिलिटी लो परमिबिलिटी, मतलब ना तो सॉल्युबल है ना तो परमिएबल है, ठीक है, यानी ड्रग्स द पुअर तथा वेरिएबल बायो एक्टिविटी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब ये ज्यादा सुटेबल नहीं है, ठीक है, ना सुटेबल फॉर ओरल ड्रग्स, ये किसके लिए सुटेबल नहीं है, ओरल ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया 7वां नंबर, राइट द ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, दिख नहीं रहा है भाई, राइट द ऑब्जेक्टिव, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, इसका उद्देश्य और इसका फंक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन। अब इधर थोड़ा तेजी से चलते हैं
क्योंकि एटलीस्ट 45 मिनट हो चुका है और इस समय टोटल 10 GB हो चुका, 10 GB और हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है? जैसे कोई हॉस्पिटल खोल दिए तो कहते हैं हॉस्पिटल में ही फार्मेसी, मतलब एक मेडिकल स्टोर है, तो उसी को हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। अब लिखा क्या हो गया? लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इन नोन एज सुपर फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसी फार्मेसी प्रैक्टिस होती है जो क्या कर देती, किसी एक स्पेशल प्रोफेसर फार्मासिस्ट के द्वारा क्या कर देते, उसी के सुपरविजन में वो वर्क करती है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल में देखेंगे बहुत सारे ही तुम्हारे पास क्या होता है भाई, हॉस्पिटल के अंतर्गत दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, हम तो बहुत कचरा ये लगता है कि अपने ही खोल लेंगे, दूसरे से लेके आओगे, दूसरे मेडिकल स्टोर से तो लेबा नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत बुरा हमें लगता है। चलो, उसे क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल फार्मेसी। सिंपल सा क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मा यानी क्या होती है, एक दुकान होती है जो एक अच्छे फार्मासिस्ट के द्वारा सुपरविजन में वर्क करती है, फार्मी यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रोफेशनलाइजेशन यानी ठीक है, प्रोफेशनलाइजेशन द फंक्शनिंग ऑफ यानी फार्मास्यूटिकल सर्विस इन हॉस्पिटल। मतलब क्या करते थे, प्रोफेसर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी फार्मासिस्ट यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यदि चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। प्लान ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ फार्मेसी, मतलब हमारे फार्मेसी के अंतर्गत कोई भी तुम्हारे पास प्लान हमें लगाना, कोई ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज करना है, इम्प्लीमेंट यदि करना कोई पॉलिसी न्यू, तो वो भी क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी ये करा देती है। जैसे मान लेते कोई चीज लेकर आए तुरंत वो काम कर जाती है। ठीक है, टू परफॉर्म फंक्शन इन मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल पर्पज स्टोरेज इसेंशियल आइटम, क्या कर देते हैं, ये इनका जो फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल को मैनेजमेंट करना, परचेज कितना करना, कि नहीं लाओ बाबू खरीद ली, हमारे पास पैसा है, खरीद ला 2 गत्ता पैरासीटामॉल और 50 गत्ता लेके आई। ठीक है, तो बिकवा नहीं करेगा, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। तो परचेज भी करना, और परचेज करना तो हमारे फार्मेसी के अंदर स्टोरेज भी होनी चाहिए, रोड पे तो नहीं रखेंगे ना। ठीक है, जैसे ठीक है, इस यानी क्या होता है, इनिशियल आइटम मतलब जो जरूरी आइटम उसी को ज्यादा क्या करना, हमें खरीदना उस मटेरियल को, उसका परचेजिंग करना, उसका स्टोरेज की व्यवस्था भी हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी। लिखा टू मेंटेन स्ट्रिक्टली इन्वेंट्री तथा ऑल आइटम रिसीव इशू एंड इशू। करने का मतलब क्या कहता है, हमें स्ट्रिक्टली देखना है कि कोई आइटम यदि रिसीव कर रहे हैं तो, और यदि कोई आइटम हमारे पास इशू है, आइटम इशू है तो उसे भी हमें स्ट्रिक्टली देखना है। जैसे मान लेते हैं कोई टैबलेट लिए, ठीक है, उसमें वो पत्ता रप्चर नहीं होना चाहिए, रप्चर होगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इंश्योर अवेलेबिलिटी टू रिक्वायर मेडिकेशन एट एंड यानी अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए। मतलब ये भी बताती है इंश्योर एबिलिटी भी इंश्योर होनी चाहिए, और जो आप दे रहे हैं, ठीक, वो अफोर्डेबल कॉस्ट में होना चाहिए, मतलब कम से कम देखा जाए, ठीक है, वो दाम में होना चाहिए, जिससे गरीब से गरीब लोगों की मदद हो सके आराम से। ठीक है, फंक्शन ऑफ फार्मेसी, ठीक है, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी। लिखा फॉर कॉस्ट ऑफ डिमांड, मतलब कोई भी डिमांड रहता तो इसी के अनुसार हम अपना काम कर लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत। सिलेक्शन ऑफ द रिलायबल सप्लायर, मतलब एक सप्लायर तगड़ा होना चाहिए। वैसे मान लेते हैं बोलेंगे वार्ड नंबर 3 में ये ड्रग्स चाहिए, तो हमारे पास उस वार्ड में मान लेते हैं प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है उठा के ले जाएंगे, वहां पर सुटेबल मात्रा में उसे प्रोवाइड करा देंगे आराम से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल तथा नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन, मतलब कोई भी चीज यदि स्टेराइल तथा नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन है उन्हें मैन्युफैक्चर करना इसी में करना। क्योंकि मान लेते हैं, देखिए आप कहेंगे, ठीक, जैसे ऑपरेशन हो रहा तो बोलेंगे जाई भाई तुम ग्लव्स लेके आओ, तो वो ग्लव्स कहाँ मिलेगी, फार्मासिस्ट की दुकान पर मिलेगी। ठीक है, फार्मेसी की दुकान पर मिलेगी, तो वो क्या होना, नॉन यानी स्टेराइल होती है। ठीक, मान लेते कोई स्टेराइल वर्ड है, ठीक है, कोई पोर्शन है, तो ये भी मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन अ मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड, मतलब कितना मैन्युफैक्चर हुआ, हॉस्पिटल में कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये सब भी मेंटेन करने का काम होता है। ड्रग्स इंफॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल, मतलब कोई ड्रग्स है उसकी इंफॉर्मेशन हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तुम्हारे पास नेक्स्ट फंक्शन यहाँ से दे रखा है, से लिखा है सेंटर फॉर ड्रग्स यूटिलाइजेशन स्टडी करना है, पेशेंट काउंसलिंग करना है, मेंटेन द, ठीक है, लाइसेंस, ठीक है, इन मेडिकल नर्सिंग पेशेंट भी करना है। ठीक है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन टू आउट पेशेंट, मतलब ओपीडी के अनुसार जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो भी मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि वो ड्रग्स लिखवाएंगे आपसे, दवा लेंगे चले जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड परचेज, ठीक है, परचेज एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ये भी मेंटेन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन इन वार्ड, मतलब आपको दवा को क्या कर देना, हर एक वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना आपका कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं।
8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, राइट ए नोट ऑन द न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन मतलब यूज, मतलब जिसे हम एनडीए शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये क्या होती है, जैसे मान लेते कोई न्यू ड्रग्स हमें लेकर आनी है तो उसका यूज क्या है, ये सब भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ से। तो लिखा है बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ न्यू ड्रग्स इन यूएस फॉर डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल, ठीक है। इन न्यू ड्रग एप्लीकेशन मतलब देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तथा रेगुलेशन ऑफ यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो ये कई सदियों से क्या होगा, चलते आ रहा है। एनडीए एप्लीकेशन इज द व्हीकल थ्रू विच द यानी ड्रग स्पॉन्सर यानी क्या होता है फैमिलियर, ठीक है, फैमिलियर इसे होना चाहिए, परचेज, ठीक है, लिखा पर्पज डेट ऑफ द एफडीए अप्रूवल ऑफ द न्यू फार्मास्यूटिकल सेल तथा मार्केटिंग इन यूएसए। मतलब कोई देखिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन याद है तो एफडीए की अप्रूवल होना चाहिए और न्यू फार्मास्यूटिकल सेल कैसे करना ये भी और मार्केटिंग कैसे करना ये भी अंतर्गत आता है, ठीक है। एनडीए, ठीक है, ऑन द बेसिस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स, मतलब आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ द क्लिनिकल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल टेस्ट रहेगा तभी आप मार्केट में किसी भी ड्रग्स को भेज सकते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रग्स, उस ड्रग्स में कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया दिया गया, जैसे अभी 2 आपको ड्रग्स दिखाएं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हो भी हमने बताया। रिजल्ट ऑफ यानी एनिमल स्टडी, मतलब एनिमल की स्टडी पे उनका यदि किए हो, लैब टेस्ट किए हो ना तो एनिमल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्या रिजल्ट मिलेगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग कैसे किए हैं और पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स किस मात्रा में किए हैं, कैसे किए हैं, ये सब को आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। इनका तुम्हारे पास है। अब इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीए इज ए ऑफर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू परमिट एफडीए रिवाइव, ठीक है, रिव्यू टू रीच द फॉलोइंग की डिसीजन। मतलब क्या कर दिया जाता है, यानी न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन के अंतर्गत देखा है तो बहुत सारे ऐसे ऑफर दिए जाते हैं, जैसे लिखा है व्हेन वेयर, ठीक है, व्हेन एवर होना चाहिए, ठीक है, द बेनिफिट ऑफ ड्रग्स आउटवे रिस्क वेदर, ठीक है, रिस्क वेदर, ठीक है, रिस्क वेदर द ड्रग्स इज सेफ तथा इफेक्टिव इज द पर्पज यूज। कहने का मतलब क्या होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन वो होना चाहिए जो कोई ड्रग्स आप यदि यूज कर रहे हैं तो उसका रिस्क क्या होना चाहिए, लो से लो होना चाहिए, ठीक, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वो भी बताने का काम होता है ये, ठीक है। वेदर ड्रग्स पर्पज यानी ड्रग्स पर्पज लेबलिंग यानी उसमें क्या होनी चाहिए, पैकेज इंसर्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट इट्स कंटेंट। कहने का मतलब देखिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास ऐसे ये पोर्शन में एक डिब्बी दवा की है तो इस डिब्बी में उस ऐसे तुम्हारे पास लिफाफा होता है जिसमें ड्रग्स की पूरी इंफॉर्मेशन कब कैसे कितने मात्रा में ले सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन के अंतर्गत, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स आर द, ठीक है, एडिक्यूट टू प्रिजर्व द ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, कैसी क्वालिटी है, कैसी प्योरिटी, ये सब कौन मेंटेन करता है, आपका न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन ही मेंटेन करता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यानी एफडीए में क्या क्या कंटेंट होता है, उसमें फॉर्मेट क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है। लिखा इट रिक्वायर्स सबमिटेड द यानी एप्लीकेशन इन सीटीडी और फॉर्मेट विद द डिफरेंट सेक्शंस। जैसे तुम्हारे पास एफडीए से तुम्हारे पास फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, एफडीए फॉर्म होना चाहिए जो 300 नंबर होता है ना फॉर्म का, तो 365 नंबर होना चाहिए, ठीक। यूजर फ्री कवर सीट होनी चाहिए एफडीए, जैसे मान लेते हैं आप कोई डॉक्यूमेंटेशन लिए तो आपको ऐसे कवर अप होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कवर होना चाहिए, फाइल जिसे बोलते हैं उसमें सारा चीज होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें पूरी समरी होनी चाहिए और केमिस्ट्री उसकी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर प्रोसेस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, सब कुछ आपके पास मेंटेन होना चाहिए। सैंपल कैसा होना चाहिए, मेथड, ठीक है, मेथड वैलिडेशन होना चाहिए, पैकेज तथा लेबलिंग सब कुछ सुटेबल मात्रा में होना चाहिए किसी भी न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन के अंतर्गत। नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल तथा टैक्सोलॉजिकल के भी इसमें कंटेन होना चाहिए। कास्ट रिपोर्ट टेबुलेशन भी होना चाहिए, बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये आपके पास होगा तो आपको एफडीए क्या करेगा, कंटेंट तथा फॉर्मेट क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन के अंतर्गत। यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, ठीक है। इसमें कह दिया है राइट ए नोट ऑन पॉइजन एक्ट 1919, मतलब जो पॉइजन एक्ट है 1919 का उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा है पॉइजन एक्ट 1919 में लिखा है, देखो इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी क्या लिखा है, पोसेशन भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा, ऑन 3 सितंबर 1919 में पॉइजन एक्ट को क्या कर दिया गया, पास किया गया था। किसके एक्ट
12, ठीक है, एक्ट नंबर 12 ऑफ 1919 में, ठीक है, इन अंडर टू, ठीक है, कंबाइन एंड अमेंड द लॉ एसोसिएटेड विथ द रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट, यानी क्या लिखा है, पोस्ट यानी पैसन, ठीक है, पैसन सेल ऑफ पॉइजन, मतलब क्या कर दिया था 1919 में 3 सितंबर को, कितना 3 सितंबर को, ठीक है, पॉइजन एक्ट पास किया गया था, जो एक्ट नंबर कितना था 12 के अंतर्गत। इसमें क्या बताया गया था, कोई भी आपका ड्रग्स है उसे इंपोर्ट कैसे करना, उसे सेल कैसे करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक। फिर क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट द इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट ऑफ पॉइजन इन इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है कि पॉइजन को कितना आपको इंपोर्ट करना, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना सेल करना, ये सब भी मेंटेन कराने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है अपने एरिया में और मेक द रूल फॉर द, यानी लिखा पोसेशन एंड सेल ऑफ द पॉइजन इन देयर एरिया। कहने का मतलब क्या करे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जैसे कैसे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोला जाएगा अच्छा ये डीएम देखेंगे, ठीक है, ड्रग्स इंस्पेक्टर ही देख सकते हैं इसमें, ठीक, डीएम देखेंगे, हर विभाग के अलग अलग होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में भी अलग होते हैं, तो आप पॉइजन कितना बेच रहे हैं सब आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, आपके भाई लाइसेंस है, हाँ सर लाइसेंस है, कहाँ से ला रहे हैं इस पॉइजन को ये भी आपको बताना पड़ेगा, किस पर्पज के लिए ला रहे हैं, ठीक, पॉइजन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पॉइजन होता है खेत के पर्पज के लिए होता है, कीड़े को मारने के लिए होता है, ऐसे बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया में क्या कर देती है, सेल कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, सब कुछ मेंटेन करता है, पहले सेंट्रल लेवल से, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीआई जाके क्या करते हैं, तो उसे चेक करते हैं प्रॉपर अमाउंट में। इनका उद्देश्य क्या होता है, यानी इस एक्ट का उद्देश्य क्या होता है, ये एक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइजन को हम कम से कम कर सकते हैं। जो प्यार में क्या कर देते हैं वो लोग जहर और खा लेते हैं ना, तो उन्हें कैसे ठीक रेगुलेट करना, ये भी मेंटेन करने का, क्योंकि सरकार भी जान रही है, ठीक है, प्यार मोहब्बत में लोग जहर खा रहे हैं, तो दुकान पे ही देखा जाए तो इन्हें बोल दिया जाए भाई इन्हें देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग देखो हाथों काट लेते हैं, पता नहीं कैसे यार चलो भोकर होकर के रोएं तो सही है, ठीक है, मगर हाथ कैसे खचरा लोग काट लेते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है कि तो लोग जहर खा लेंगे, कहेंगे उसी से शादी करेंगे तो उसी से, नहीं तो फांसी लगा लेंगे, क्या करेंगे भैया, ठीक है, सोच पे डिपेंड करता है, ठीक। चलो अपने को तो केवल पानी निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव, रेगुलेट एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट यानी क्या लिखा, पोर्शन एंड सेल ऑफ पॉइजन, ठीक है, ये भी मेंटेन करने का काम करता है कौन, ये यानी ये एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास इंपोर्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट कर कहीं हो रहा है आपका, ठीक है, यदि हो रहा है पॉइजन तो किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत हो रहा है, इस एक्ट के जरिए ही हो रहा है कि प्रॉपर अमाउंट में लाइसेंस है या नहीं, ये सब कुछ बताने का काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है सेल के लिए, सेल ऑफ द एनी पॉइजन, मतलब कोई पॉइजन यदि आप बेच रहे हैं तो सभी से मेंटेन करने का काम करती है। इससे क्या हो सकता है, यदि ये एक्ट चलाया गया तो पता हमें चलेगा कि इनके पास लाइसेंस है, यहाँ से जहर बिक रहा है, कौन सा जहर बिक रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है, अब जो चूहा मार खाते हैं, ठीक है, रैट किलर होता है, ठीक है, रैट किलर होता है, तो उसमें देखा जाए तो कौन सा केमिकल होता है, जिंक फास्फाइड होता है, क्या होता है, जिंक फास्फाइड होता है, और जो सिल्फास के नाम से आता है ना, ठीक है, कहते हैं, ठीक, हमारे एक दोस्त था जब किसी से झगड़ा होता कहता सर तो हम सिल्फास दे दे मर जाएगा, ठीक है, तो उसमें जिंक फास्फाइड की जगह क्या होती है, एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फाइड होती है, ठीक है, तो ये आपके सिल्फास में केमिकल होता है, ये जिंक फास्फाइड जो रैट के लिए, चूहे के लिए होता है, ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं हम, ये बताओ, ये सब हम कह दिए, ये एक्ट के अंतर्गत पता चल जाएगा कौन सा लाइसेंस किसके पास है, तो हम सुसाइडल रेट को भी क्या कर सकते हैं, कम करते हैं। बट इंडिया भैया, ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से तो क्या करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ला ही देंगे, ठीक है। मान लेते आप कहीं से दुकान पे लेके आए, सल्फास दे देगा 1 डिब्बा और गेहूँ रखेगा, गेहूँ रखा गया, घर में मान लेते हैं, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, पैसा वैसा वहाँ पर मोबाइल में सब डाल दिए थे, ठीक, आईफोन खरीद के दे दिए थे, फिर दूसरे के साथ बतिया रही है तो बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, तो कहेंगे जहर खा लेते हैं, ठीक, तो आप पॉइजन खा सकते हैं, ठीक है, पॉइजन ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए आपको ज़िंदगी आप, ठीक है, देने वाला जब दूसरा तो आप लिए नहीं, कहा किसी और का नहीं है, ठीक है, अरे वो नहीं तो कोई और सही भाई, ठीक है, तो ये भी मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी प्रोसेस में क्या आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रेगुलेट द पोज, यानी क्या लिखा है, पोसेशन ऑफ द स्पेसिफिक पॉइजन टू ऑफ द लोकल एरिया, मतलब उस लोकल एरिया में स्पेसिफिक पॉइजन को रखा जाता है जो ज़्यादा यूज होता है, जैसे सल्फास मान लेते हैं रूरल एरिया में है तो सल्फास दिया जाएगा, क्योंकि गेहूँ पर्पज के रखने के लिए, धान पर्पज के लिए, यानी बचाने के लिए। अब तुम्हारे पास जहाँ चूहे की मात्रा ज़्यादा होती है तो जिंक फास्फाइड चूहा मार रखा जाता है, तो अगर उसमें पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा उस
जो रखा जाता है। अब किसके लिए तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, ठीक है, लोकल एरिया विद द पॉइजन एंड यानी फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द कम्युनिटी मर्डर बाय द पॉइजनिंग कैटल। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आप खेत में छिड़क देंगे, इसमें कोई गाय खा ली, भैंस खा ली या कोई नीलगाय खा ली, तो इससे क्या होगा, उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। लिखा दिस इज ए डन टू ऑफ द यानी क्या होता है, रेंडर रिस्ट्रिक्शन ऑन द, ठीक है, यानी पोसेशन बाय द लोकल सिटीजन। ये लोकल सिटीजन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसे रेगुलेट किया जाता है। वो जानता कि अच्छा ये ले जाता है, नहीं कहते हैं अरे तो शर्मा बेटा हुआ सल्फास ले गई हो, फिर बाद में क्या पता चल खा के मरी गई, ठीक है। तो ऐसे दिक्कतें हो सकती है, तो इसीलिए हम सब देखिए हमारे बीच भंडार की दुकान है, तो उस पर हम क्या कर देते हैं, जब हम हमारे भैया जी रहते हैं, ठीक है, तो वो कोई छोटा बच्चा आता तब नहीं देते हैं, ठीक है, कोई लेडीज आती है तो हरगिज़ नहीं देते, क्योंकि ठीक है उनका मुड़वा खराब रहता है हमेशा लेडीज़ का, ठीक है। मान लेते झगड़ा वगड़ा हुआ सास बहू से, ठीक है, या अपने आदमी से झगड़ा हुआ, जाके जहर खा लेंगी, कहेंगे जहर बजाती खावे, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। अब कैसे सेल करना, कैसे करना, आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी सेल मीन्स हमें जो कोई भी यानी एरिया में आप स्टेट गवर्नमेंट एनालाइज करेगी, उस एरिया में कितना जहर बिका वो मेंटेन आपको करना पड़ेगा। लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस इशू रहेगा तो रद्द कर दिया जाएगा, और स्पेसिफिक पॉइजन दिया जाएगा यानी खरीदने के लिए, बेचने के लिए। मैक्सिमम क्वालिटी को क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाएगा। सिंगल पर्सन को हम क्या करेंगे, एक देंगे, ठीक। मेंटेन करता है सेल रजिस्ट्रेशन, ये सब मेंटेन करने का काम करता है, ठीक। ऑल डिटेल मस्ट बी रजिस्टर्ड तथा इंस्पेक्टेड होना चाहिए, मतलब जितना जहर बेचें उसका रजिस्टर होना चाहिए। पॉइजन कंटेन लेबलिंग होना चाहिए वेसल तथा पैकेज पे सब एकदम डिटेल में, ठीक है। और क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन कहाँ से इंपोर्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, अथॉरिटी द फॉरबिड फॉर इंपोर्ट ऑफ द एनी पॉइजन इन इंडिया इज नॉट हैविंग द लाइसेंस। मतलब क्या होता है, मतलब देखिए आप दूसरी कंट्री से मान लेते हैं मंगा रहे हैं पॉइजन, तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी ऑफिस यानी तुम्हारे पास क्या होगा, यानी कितना पिलांती वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। लिखा है इफ समवन ऑफ द वायलेट और एक्ट सी आर ही एंड सी विल बी पनिश विद द, ठीक है, यानी लिखा है इम्प्रिसोनमेंट फॉर 3 मंथ के लिए, मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है, यदि बेच रहे हैं तो 3 महीने के लिए आप जेल जाएंगे या 500 रुपये जुर्माना। 500 रुपये का, यहाँ तो अपने यहाँ सब लोग मामा वहाँ के यहाँ जाते हैं, गोड़ यदि रखते हैं, मामा नमस्ते 500 बना से दे देते हैं ठीक है। ऐसो, ठीक है, सब्सिक्वेंट यानी लिखा है तुम्हारे पास कन्वेंशन प्री, ठीक है, इम्प्रीसन मीट 6 मंथ ऑफ द फाइन 1000, मतलब यदि आपके पास लाइसेंस नहीं, आप कोई पर्सन को दे दिए, उसकी डेथ हो जाएगी तो आपको 1 साल 6 महीना या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ठीक। तो यह कहाँ डरने वाले भाई, ये सब बड़े बड़े बिजनेस करोड़ों में खेल रहे हैं, तो 500-200 पे कहाँ डरने वाले हैं, ठीक है। तगड़ा लगाना चाहिए 2-3 लाख रुपए चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तुम्हारे पास क्या रखा है यहाँ से, गिव द ऑफेंस तथा पिलांटी अंडर द नारकोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985। मतलब क्या होता है, ये आपके ऑफिशियल के बारे में बताना पड़ेगा, साइकोटिक तथा नारकोटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग आंसर हमारे एटलीस्ट खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या कह दिया भैया, लिखा नारकोटिक ड्रग्स तथा साइकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985। अब कोई पूछेगा ये एक्ट कब आया था, तो 1985 में आया था। ये ड्रग्स ये करते क्या है, ठीक है, जैसे ओपियम हो गया, जैसे कहते हैं यार चरस पी लेला टा काम मर दे, ठीक है, गांजा बांध ले, सुबह सुबह भांग लेला, भांग खा लेला तो ये सब होता है ना, तो वो एक्ट बनाया गया, ठीक है। देखो सेंट्रल एक्ट लाइक ओपियम एक्ट 1957 में किया गया, तो ओपीएम एक्ट यानी 1878 में किया गया। डेंजर ड्रग 19, ठीक, मतलब जो खतरनाक ड्रग्स है 1930 में। वेयर द, ठीक है, वेयर द इनेक्टेड अब द लॉन्ग टाइम एगो, मतलब ये लंबे समय तक चलता रहा। फिर क्या देखा गया भाई, विथ द चेंजिंग सरकम यानी सरकमटेंस, ठीक है, सरकमटेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इलिसिट ड्रग्स ट्रैफिक ड्रग्स एब्यूज नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे किया गया। और तुम्हारे पास मैनी ड्रॉबैक देखा गया, कम टू नोटिस सैड एक्ट, मतलब फिर जैसे देखिए इन सब में पहले क्या कर दिया, ये एक्ट आया था तो उसे फॉलो करता जाता, मगर लंबे समय के बाद देखा गया कि इस फील्ड में ट्रैफिक में लोग यूज कर रहे हैं कि लोग पाएंगे सिगरेट पियेंगे ऐसे उड़ाते, मतलब सिगरेटों पीते चलेंगे, गाड़ियों चलाते रहेंगे, अल्कोहल पी के गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। तो ये सब बताओ देखते हुए कहा गया भाई ये तो बड़ा दिक्कत है, तो नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें ड्रॉबैक देखने को मिला। फिर ये नोटिस दी गई भैया इन्हें, फिर ये आ गया, ठीक है, फिर आ गया आपका फटा पोस्टर निकला हीरो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी है
repeated this old act and passed the narcotic drugs and psychotic drugs substance 1985 में। मतलब जो पहले देखिए ये नशा वाली पदार्थ थी, मगर ठीक जो छोटे लेवल पे थे उन्हें पे कोई रूल वगैरह नहीं वर्क करता था। ठीक, फिर इन्हें हटा के क्या कर दिया 1985 में फिर इस एक्ट को लाया गया। ये एक्ट स्टेबलाइज किया गया था 14 नवंबर 1985 को, 14 नवंबर 1985 को ये लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? लिखा है द अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ गवर्निंग द यूज एंड यानी प्रीसेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। मतलब नार्कोटिक ड्रग्स के अंतर्गत जो भी माप और दंड दिए गए थे, रूल दिए गए थे, उससे क्या करना, कवर अप करना आपका उद्देश्य बनता है। टू स्टेबलाइज द कंट्रोल रेगुलेशन सेल ट्रांसमिट कंजप्शन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स। मतलब कोई नार्कोटिक ड्रग्स है तो उसे कंट्रोल कैसे करना, रेगुलेट कैसे करना, सेल कौन बेच सकता है, यानी ट्रांसमिट कैसे करना, ये सब भी क्या कर देता है ना, इस एक्ट के अंतर्गत ये उद्देश्य होता है। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें इसे। ठीक है, लिखा टू स्टेबलाइज ए मैकेनिकल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन तथा एंड ठीक ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, इसके बारे में यहाँ से बता दिया। ठीक है, ये हो जाएगा उद्देश्य के बारे में। और क्या दे रखा है इसी के बारे में? अब इसमें पिलांती वगैरह कितना लगती थी भी चाहिए ना, क्योंकि हमें पिलांती पूछी थी भाई। लिखा पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस रिलेटेड टू नार्कोटिक एंड साइकोटिक ड्रग्स हैज बीन इनहांस दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज हो सकती है? ठीक है, इसमें लिखा है कंट्रा, ठीक है, कंट्रावेंशन यानी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन एक्ट इन एक्ट रूल देयर अंडर द रिस्पेक्ट द, यानी क्या लिखा, ओपी प्लांट। ठीक है, ये पोपी स्टेट होता, ओपियम होता, पोपी कोका प्लांट मैन्युफैक्चर ड्रग्स। मतलब इन्हीं से ये ड्रग्स यदि एक्ट की जाएगी, कोई बिना लाइसेंस के करेगा तो उन्हें क्या होगा, 10 से 20 साल की सजा हो जाएगी। लो भैया, कहेंगे जेल में डाल देंगे यार। ठीक है, जेल में डाल के दिक्कत बना देंगे। ठीक है, क्योंकि अपनी इंडियन पुलिस जनवा करते हो, जब बांध के मारेगी, ठीक किए नहीं रहेंगे, जब पिटाई होगी करे अरे साहब वही कह लिए हुए ठीक है, रोने भाई, काहे कि अपने ये इंडिया पुलिस बेफालतू मारती है काहे कि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ क्या कर देते हैं, जैसे चोर को देखो पुलिस को अदर कंट्री में देखते हैं तो सेफ महसूस करते हैं, मगर अपने इंडिया में देखेंगे तो कहेंगे अरे अगवा पुलिस वाले ऐसी कट मार, दूसरी गली से भागना से भाग जाएंगे। ठीक, मतलब चोर की तरह बिहेव करते हैं। क्या किया जाए, ऐसा रिस्पेक्ट उनका क्या होगा, गिर गया है यानी रिपोर्टेशन भाई, ऐसी कचरागिरी हो गई है चलो, यानी इलीगल इम्पोर्ट, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट ऑफ द नार्कोटिक्स। मान लेते हैं आपके पास कोई लाइसेंस नहीं, इलीगल करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना फाइन दिया जाएगा, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए फाइन मार दी जाएगी जैसे चरस बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, तब हो सकती है। ठीक है, लिखा है कंट्रावेंशन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कैनाबिस, यानी कैनाबिस प्लांट या गांजा का यदि प्लांट आप लगा देते हैं, ठीक है, विदाउट बिना पूछे हुए, तो कितना सर 5 साल का जुर्माना, ठीक है, अब पता 5 लाख फाइन लगा दिया जाएगा। भाई रोते रोते पागल हो जाएंगे कहीं अरे अम्मा अब नहीं वो लगाई, ठीक है, रोने होने लगेंगे। ठीक है, फेलियर टू प्रोड्यूस लाइसेंस परमिट, मतलब आप यदि लाइसेंस लिए हैं, ठीक, या फर्जी ले लिए हैं, या मान लेते कुछ साल के लिए हैं, अब अगले साल उसे रिन्यू नहीं दोबारा करवाएं तो 3 साल की दोबारा जेल कर दी जाएगी। मतलब किस तरह से बचने वाले आप नहीं हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन को हमने भाई डिटेल में कवरअप कर लिया यहाँ 10 तक, और ये जो तुम्हारे पास है ये 30 MCQ फिल इन द ब्लैंक, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चनों में से हो सकती हैं। अब आपके सामने आता है यहाँ से शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर आता, तो इसे हम थोड़ा तेजी से देखेंगे क्योंकि एट टाइम टोटल हमें 5 से 6 GB के अंतर्गत इसे खत्म कर देना है। दिलवा तोड़ेला थोड़ा थोड़ा राजा जी, कहाँ गया जी। ठीक, चलिए ये देखते हैं, आपके पास शॉर्ट आंसर यहाँ से है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या देखा, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। बहुत सारे मेरे भाई लोग इसे कहें कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, हमने बुक में भी देखा ये नहीं है, ठीक है, मगर ये 1-2 साल पूछा गया था, इसीलिए हमने इसे कंसीडर कर दिया। अब ये 2024 का सिलेबस है उसमें हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और ये आपको हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मतलब आपका PDF में तो रहेगा, PDF में रहेगा, मगर हम पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक, हम दूसरे क्वेश्चन पे सीधे यहां से आ जाते हैं। व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ PCI इंस्पेक्टर, मतलब जो PCI इंस्पेक्टर होते हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है, यहां से आपको बता देते हैं। ठीक है, यहां से लिखा है तुम्हारे पास PCI इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या होती है। तो सबसे पहले PCI
इंस्पेक्टर क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है पीसीआई इंस्पेक्टर मोर कॉमनली रिफर टू एज ए पीसीआई ऑडिटर, मतलब पीसीआई इंस्पेक्टर जो होते हैं पीसीआई ऑडिटर के द्वारा फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के ही द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, रेगुलेट कर दिए जाते हैं। ये क्या कर देते हैं, एक प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, इवेलुएट एन ऑर्गेनाइजेशन अदरेंज और पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। कहने का मतलब जितना भी आपके कॉलेज हैं ये कौन रेगुलेट करता है, पीसीआई इंस्पेक्टर ही, क्योंकि पीसीआई रहती है तो पीसीआई आदमी थोड़ी ना जाएगा कुर्ता पैजामा पहन के वो दिखा, तो इंस्पेक्टर एक रहेंगे जो क्या करेंगे, जाकर उन्हें रेगुलेट कराएंगे। ठीक है, मान लेते पिलांती लगाना तो ये सब भी वहां से लगा सकते हैं। ड्यूटी ऑफ पीसीआई इंस्पेक्टर एक्चुअली में होते क्या है, ये क्या करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे। गैप एनालिसिस मतलब क्या हो गया, प्रोवाइड डिटेल रिपोर्ट आउटलाइनिंग नॉन कॉम्प्लियंस इशू, मतलब आपका गैप यदि हो चुका है तो ठीक है, गैप हुआ तो गैप एनालिसिस करने का काम ये करेंगे। रिस्क असेसमेंट करने का मतलब कोई रिस्की चीज है तो उसे असेसमेंट करने का काम करेंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं आप, ठीक है, कोई लाइसेंस ले लिया, कॉलेज चला रहे हैं भाई, ठीक है, कॉलेज चला रहे हैं तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में देख रेख नहीं है। ठीक है, मान लेते लैब बैठा दिए और उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कमरा बना दिए, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, जंगलेटर है या नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा पीसीआई क्या कर रहे हैं, ठीक है, डी फार्मा करवा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी टेस्टिंग इनका काम होता है। ठीक है, कि मान लेते कॉलेज खोल लिए हैं तो जो स्टूडेंट आने सिक्योरिटी कुछ है कि नहीं, जैसे मान लेते लैब में गए तो उनके लिए सेफ्टी के लिए कुछ है कि नहीं, ये पॉलिसी रिव्यू एंड डेवलपमेंट इसका वर्क है। ठीक है, और ट्रेनिंग तथा एजुकेशन इसका काम हो गया। डॉक्यूमेंटेशन तथा रिपोर्ट यानी रिपोर्टिंग करने का काम हो ये होता है इनके बारे में। ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट यानी इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट कराने का काम इन्हीं का है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन इनके बारे में। नेक्स्ट पे हम चल देते हैं भन्न से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, राइट ए नोट ऑन द एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेट को यानी एजुकेशन को कोई ना कोई रेगुलेट करता होगा ना, क्यों, कौन, पीसीआई करती है, तो उसी को क्या कर देना, यहां से हमें दिखाना। एजुकेशन रेगुलेशन 1900, ठीक है, 1991 में आया था, 1991 में आया था। ठीक, अब ये कहते हैं क्या भैया, with the approval of the central government of pharmacy council of India make the education regulation in which they the maintain तथा minimum qualification need to the register of pharmacy। कहने का मतलब क्या कर देता है, एजुकेशन यानी रेगुलेशन देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल किया जाता है किसी भी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जिसे यानी पीसीआई बोलते हैं। ये पीसीआई एक एजुकेशन रेगुलेशन को देखती है और ये मेंटेन करती है कि किसी भी रजिस्टर फार्मासिस्ट के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन और लाइसेंस होना चाहिए जिससे वो दुकान को रन करा सके। ठीक है, लिखा नेक्स्ट पॉइंट में लिखा द एजुकेशन रेगुलेशन 1991 में एडवाइस कर दिया गया था। मतलब क्या एडवाइस दी गई थी, पहला एडवाइस में क्या बोलता है, टाइप तथा पीरियड ऑफ द थ्योरेटिकल स्टडी और प्रैक्टिक यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, मतलब ये एजुकेशन रेगुलेशन पीसीआई क्या बोला था कि किसी भी स्थिति में देखा जाता थ्योरेटिकल तथा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होना चाहिए। मतलब थ्योरी करें तो प्रैक्टिकली भी हमें करना सीखना चाहिए कि नहीं, मतलब थ्योरी पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल रूम में कबो ले ही नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो ये होना चाहिए। इक्विपमेंट तथा फैसिलिटेड टू बी प्रोवाइड फॉर द स्टूडेंट, मतलब कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, तो उसे ज़्यादा क्या कहते हैं, इक्विपमेंट के जरिए दिखा के हमें बताना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आपको मान लेते हैं टैबलेट बनाना है, ठीक है, तो इसमें आपके स्कूल में, ठीक है, ये टैबलेट को कैसे कंप्रेस किया जाता है, कैप्सूल को कैसे फिलअप किया जाता है, आपके स्कूल में सब सारी चीज़ मशीन होगी। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है, ठीक, इंग्रेडिएंट कैसे तैयार किया जाता है, ये सब कौन बताता है, यही बताता है। आपको पता नहीं है तो आप कैसे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन टू स्टेट, कैसे स्टेट में करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीजर ये तो देख ही सकते हैं यहाँ से। एक्चुअली में देखा जाए तो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी, ठीक है, ड्रग्स यदि बना रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन लेवल के लिए तो उसकी, ठीक है, यानी प्योरिटी क्या, ये भी मैंने तुम्हें रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी के बारे में। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, फार्मासिस्ट अध्यक्ष बोलते हैं, उन्हें रखना पड़ेगा हमें। ठीक, पावर तथा ड्यूटी या प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी यहाँ पर होनी चाहिए, प्रॉपर नहीं, ठीक है, रेगुलरली तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, नहीं देख पा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ समय के बाद अल्टरनेट टाइम पे आ सके। ठीक है, एजुकेशन देखा जाए तो पीसीआई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें क्या होगा, सब्जेक्ट इन डिप्लोमा इन फार्मेसी में, तो देखिए डिप्लोमा इन यदि फार्मेसी कर रहे हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सी फार्मा सेकेंड ईयर, तो डी फार्मा में इतने सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, डी फार्मा सेकेंड ईयर में इतने सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा एजुकेशन रेगुलेशन 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सप्लेन स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, ये दो बार लिख दिया। बात एक ही है भाई, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग इज एक, ये लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट अंडर ईच स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हर एक देखा जाए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले स्टेट लेवल पे आता है, ठीक। तो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या कर देती है, रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। किसी भी फार्मेसी काउंसलिंग, जैसे पीसीआई बोल दिए, तो एक पीसीआई है, तो अब बताओ स्टेट लेवल पे कोई ना कोई होगा जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे मान लेते उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ जाना पड़ेगा आपको, इसीलिए बोल रहा है, ठीक है। दिस काउंसलिंग मेंटेन द रजिस्टर फॉर द फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, मतलब उसके स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए हम स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग बैठा कर रखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होता है, एक्ट 19 सेक्टर, ठीक है, सेक्शन 19 में देखा जाए तो फार्मेसी एक्ट 1948 में प्रोवाइड करा था कॉन्स्टिट्यूएंट तथा कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसलिंग, मतलब क्या कह रखा है, स्टेट जो फार्मेसी होती है एक्ट 1948 के तहत देखा जाए, ठीक है, 1948 के तहत देखा जाए तो कंपोजिशन क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, ये बताने का काम करता है। इसमें देखा जाए तो कितने होते हैं, इसमें भी 3 मेंबर होते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं तथा ईएक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों मेंबर पढ़ने के बाद हमें फंक्शन काम देख लेना एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर में तुम्हारे पास 6 मेंबर होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं देम सेल्फ बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, मतलब 6 मेंबर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है, इसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डी फार्मा क्या होना चाहिए, हम सीधे काम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टेट मेंटेन द रजिस्टर, मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करने का काम क्या होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग का होता है। एंट्री ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, मतलब क्या होगा, कोई भी पर्सन रजिस्टर कर दिया तो उसका लाइसेंस नंबर क्या, कहाँ से कैसे उसकी दुकान वर्क कर रही है, ये सब भी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग मेंटेन करता है, ठीक है। इन इंस्पेक्शन बाय द स्टेट काउंसलिंग, ये भी करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। ये होगा इनके बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या हो जाता है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से रुको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल दिया है, कह दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन कंज्यूमर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके बारे में आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कोई यदि एमआरपी से ज़्यादा लेता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई अशुद्ध सामान दे रहा तब भी कंप्लेन कर सकते हैं, कोई पर्सन मिलावट कर रहा तब भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एवर, ठीक है। कस्टमर प्रॉपर चेक करें, सेफ्टी क्वालिटी या प्रोडक्ट, यानी तुम्हारे पास क्या होती है, सर्विस बिफोर द परचेजिंग, मतलब आप कोई चीज़ खरीदें, ठीक है, तो यानी परचेज करने से पहले उसकी सेफ्टी प्रॉपर चेक करें कि मतलब पैकेज खुला है कि नहीं, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, सर्विस के बाद हमारे घर पे आएगी टूटा फूटा नहीं है ना, तो वो भी मेंटेन करना पड़ेगा हमें, इसकी आपकी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इन, यानी क्या होगा, थिंक यानी इंडिपेंडेंटली, आप क्या कर सकते हैं, अलग हो के सोचिए उस प्रोडक्ट के बारे में, सही है कि गलत है, ये आप पे कोई रोक नहीं सकता है। तो लिखा कस्टमर शुड बी वेल कॉन्स्टेंट अबाउट, ठीक है, वाट दे ऑफ द वांट ए नीड टू देयर फॉर द मैक इंडिपेंडेंटली चॉइस, मतलब कोई पर्सन है उसे क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये सब कुछ क्या कर देते हैं, ठीक है, आप फ्री रूप से सोच सकते हैं। जैसे दुकान पे जाए ना, होते प्रमोशन करते हैं, सर ये लीजिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो उनके बारे में कुछ आप समझिए ना, ठीक है। अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने खुद चॉइस कर सकें इंडिपेंडेंटली रूप से। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट, मतलब क्या कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से प्रोडक्ट के बारे में गलत सही कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है तुम्हारे पास, क्या लिखा है, बायर शुड बी देयर फियरलेस, ठीक है, टू स्पीक आउट देयर ऑफ द ग्रीवियंस एंड टेल द ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर्स व्हाट दे ऑफ द एग्जैक्टली वांट, मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है, वो भी पूछ सकता है, हमें क्या जरूरत है, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कंप्लेन, आप यदि आप प्रोडक्ट ले लिए हैं, आप प्रोडक्ट आपको सही क्वालिटी नहीं लग रहा है, ठीक है, आप सेटिस्फाई उससे नहीं है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो लिखा क्या होगा, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड फाइल द कंप्लेन अबाउट देयर डिस, यानी क्या होता है डिसर्टिफिकेशन, यानी क्या होगा, डी आप सर्टिफिकेशन नहीं है क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इथिकल, यानी इथिकल कंज्यूमर, इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, दे शुड बी फेयर और नॉट, ठीक है, गैंग देम सेल्फ विथ एनी
यानी डिफेक्टिव प्रैक्टिस, मतलब आपको क्या कर देना है, ठीक है, इथिकल कंज्यूमर की तरह काम करना है। यदि कोई आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करिए नहीं मानता तो आप क्या कर सकते हैं, कानूनी अपराध के जरिए उन्हें क्या कर सकते हैं, जेल भी भिजवा सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे दे रखा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस की क्लासिफिकेशन करनी है। अब थोड़ा तेजी से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा तुम्हारे पास राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस। अब मेडिकल डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस जो हम किसी पर्पज के लिए, मेडिकल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। वो कॉटन भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, हड्डी के टूटने पर बहुत सारे रॉड वगैरह नहीं है तो वो इम्प्लांटमेंट भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकता है, कोई मटेरियल भी हो सकता है जो मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, उसी को मेडिकल डिवाइस बोलते हैं। अब लिखा क्या हो गया, ए मेडिकल डिवाइस इज एनी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यानी का इम्प्लीमेंट मशीन एप्लीकेशन इम्पोर्ट, ठीक है, इम्प्लांट अदर मटेरियल यूज इन द मेडिकल फील्ड इज नोन एज मेडिकल डिवाइस। ठीक, ये सब अब इसके अंतर्गत आते हैं बहुत सारे चीज़ें, यानी टाइप ऑफ डिवाइस, ए होता, बी होता, सी होता, डी होता। ए जो होता लो रिस्क, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं होता, जैसे थर्मोमीटर यानी सर्जिकल ड्रेसिंग, ये सब ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं। अब तुम्हारे पास क्लास बी जो लो मॉडरेट रिस्क होते हैं, जैसे आईवी कैथेटर, डिसइंफेक्टेंट, ये सब तुम इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं क्लास, ठीक है, क्लास सी मॉडरेट हाई रिस्क होते हैं, जो क्या होते हैं बोन सीमेंट हो गया है, और तुम्हारे पास क्या हो गया वेंटिलेटर हो गया। बोन सीमेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके हिप वाले रीजन पे, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास एक हड्डी होती है, यहाँ से गोल सा जुड़ा होता है, ठीक है, तो इसमें कप यदि लगाना है तो सीमेंट लगा के ही चिपकाएंगे ना, तो बोन सीमेंट इसी के अंतर्गत आती है। हाई रिस्क में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, कॉपर टी आ जाते हैं, हर्ट वाल आ जाते हैं, ये सब हाई रिस्क के अंतर्गत आते हैं। तो ये मेडिकल डिवाइस के बारे में हो गए, यहाँ से देख लिए इसके बारे में। ठीक है, फिर तुमसे क्या कह दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट द मेजर फंक्शन ऑफ द CDSCO के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर दे रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी तथा अदर थिंग्स ऑफ टू मेडिसिन, मतलब ये क्या कहते हैं, सिंपली उस ड्रग्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना, ठीक है, उसका ड्रग्स का कैसे क्या कंट्रोल करना, सब कुछ ये मेंटेन करने का काम करता है। इनका मेन मकसद क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। लिखा अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल, मतलब ये क्या कर देते हैं, न्यू ड्रग्स का अप्रूवल करते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए मेंटेन करते हैं। इंपोर्ट, रजिस्टर एंड लाइसेंस, मतलब यानी आपके पास रजिस्टर तथा लाइसेंस प्रेजेंट है तो आप ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आल्सो लाइसेंस यानी अप्रूविंग द ब्लड बैंक, वैक्सीन, VLP, NDA प्रोडक्ट एंड मेडिकल डिवाइस, मतलब ये क्या कर देते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन CDSCO होती है, किसी भी ब्लड बैंक का लाइसेंस देना, अप्रूवल कराना, वैक्सीन के लिए अप्रूवल कराना, सब कुछ ये अपना मेंटेन करती है। अमेंडमेंट टू DNC एक्ट एंड रूल, मतलब क्या होता है अमेंडमेंट, मतलब कोई दवा के बारे में आपको थोड़ा सा, ठीक है, शेड्यूल के अंतर्गत ये बदलाव करना और नया चीज या डालना पड़ेगा, तो अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं, आप आराम से डाल सकते हैं। बैनिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, मतलब कोई ड्रग्स या कॉस्मेटिक आइटम आपको खराब लगता है तो उसे पूरी तरह से या पार्शली तरह से आप बैन कर सकते हैं। ठीक है, लिखा लैब टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग, मतलब जो ड्रग्स की टेस्टिंग होती है वो भी यहाँ पर आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना ड्रग्स की टेस्टिंग के बिना आप मार्केट में उसे उतार नहीं सकते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होता है, इसके बारे में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट रूल 2016, इसमें क्या होती है, बायोमेडिकल मतलब ऐसी, ठीक है, ऐसा वेस्टेज जो यानी हॉस्पिटल या किसी इम्यूनाइजेशन प्रोडक्ट या कोई ट्रीटमेंट के दौरान या डायग्नोसिस के दौरान ह्यूमन से निकल रहा या रिसर्च एक्टिविटी से निकल रहा, उसी को बायोमेडिकल वेस्टेज बोलते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास 3-4 चीज़ आते हैं। मैनेजमेंट के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले क्या करें, सिग्रीगेट, मतलब लोगों को अलग अलग किया जाता है। जैसे आप डिब्बा देखेंगे लाल वाला, ठीक है, येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, तो यानी सिग्रीगेट करना, फिर कलेक्शन करना, फिर ट्रांसपोर्ट कराना, फिर ट्रीटमेंट करना, फिर जाकर तुम्हें डिस्पोजल करना, तब इतने स्टेप में आपका क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। और उसके बारे में हमने क्या डिब्बा के अनुसार यहाँ से कर दिया है। ठीक है, और भी बायोमेडिकल वेस्टेज सिग्रीगेशन कैसे करना है, कलेक्शन कैसे करना, पैकेजिंग कैसे करना और लेबलिंग कैसे करना, यहाँ से आपको डिटेल में देख रखा, आराम से यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुमसे क्या बोल दिया है, ठीक है, प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मेडिकल यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में रूल बनाया गया था 1975 में। इन्होंने क्या बोला, रेगुलेशन 1975 में इन्होंने यानी सेट स्टैंडर्ड फॉर द सर्टेन केस ऑफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब आप जो प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया, प्रेगनेंसी को कोई भी मेडिसिन देना, ठीक है, या आप ऑपरेट कराना विदाउट लाइसेंस आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मदर और चाइल्ड
चाइल्ड दोनों के लिए क्या होती खतरा हो सकता है। ठीक है, ये दिस एक्ट एक्सटेंड ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अपने इंडिया में सब जगह फॉलो किया जाता है और ये जम्मू कश्मीर में फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि अभी इस समय फॉलो किया जाता, क्योंकि जब ये 70 धारा हटा तो उसके बाद यहाँ से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, अब आप जिसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, एबॉर्शन को कम कर सके, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ, जो तुम्हारे पास अनसेफ एबॉर्शन होते हैं उसे कम कर सके, जिससे मदर आराम से ट्रीट यानी सही हो सके। ठीक है, यानी मोर्टेलिटी तथा यानी मोर्टिविटी मतलब जन्म दर तथा मृत्यु दर को हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। लीगल एबॉर्शन हमें कराना पड़ेगा। प्रमोट द एक्सेस सेफ एबॉर्शन, ठीक है, फॉर यू यानी वुमेन के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, तब बहुत सारे ऐसे सेक्शन हो गए, इसमें पेनल्टी भी आप लगा सकते हैं, लिखा है पेनलाइज्ड अंडर इंडियन पेनल। ठीक है, सेक्शन 315 316 के तहत आप पेनल्टी भी लगा सकते हैं यदि कोई ऐसे खोल के बैठा हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 12 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, राइट ए नोट जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ ब्लड बैंक, मतलब आप ब्लड बैंक खोले तो जनरल रिक्वायरमेंट क्या होगी इसके बारे में आपको बताना। तो सबसे पहले यानी ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक ऐसा सेंटर होता है जहां पर ब्लड को गैदर इकट्ठा किया जाता है, किसके द्वारा, डोनर के दिया जा रहा है और उसे स्टोरेज कर दिया जाता है। जब जरूरत पड़ती ब्लड के ट्रांसफ्यूजन को तब हम उसे क्या कर देते हैं, यूज करने के लिए देते हैं। ब्लड बैंकिंग इंक्लूड टाइप ऑफ ब्लड, अलग अलग तरह के क्या होते हैं ब्लड यानी प्रेजेंट होते हैं विदाउट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन लेस मतलब आपको उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती है। ठीक, इसमें ब्लड ग्रुप जैसे ए बी ए, ठीक है, ए बी और ओ ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप वहां से प्रेजेंट रहते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट होती तो हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्लड बैंक में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पेस देखा जाए तो यहाँ पर 10 मीटर नहीं, एक्चुअल में इसे क्या होना चाहिए 100, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, किसके लिए, आपको ब्लड बैंक के लिए। ठीक है, मेन पावर मतलब टेक्निकल इशू यानी मेन पावर सप्लाई, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद यानी क्या होती है। ठीक है, लिखा अच्छा मेन पावर है। ठीक है, यहाँ पर मेन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यानी कोई एक प्रोफेशनल होना चाहिए जो लैब में टेक्निक यानी लैब टेक्नीशियन वेल ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, ब्लड बैंकिंग यानी नो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एक जनरेटर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इक्विपमेंट में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेबल आइस पैक मतलब एक ऐसे पैक होता है जिसमें हम ब्लड को क्या करें जगह दूसरे जगह ले जाते हैं। ऐसे मान लेते हैं यहाँ से 2-4-10 किलोमीटर ले जाना तो आइस पैक बॉक्स होता है। कैरियर बॉक्स होना चाहिए। माइक्रोस्कोप तथा सेंट्रीफ्यूगल मशीन होनी चाहिए। ठीक है, और भी तुम्हारे पास पीपेट होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब यानी रैक होना चाहिए, ग्लैप्स होना चाहिए। ठीक है, ग्लास ट्यूब होना चाहिए, रबर टीयर होना चाहिए, स्प्रिट ये सब भी होना चाहिए। और तुम्हारे पास रिएजेंट एंटी, ठीक है, एंटी तुम्हारे पास रिएजेंट होना चाहिए, ए बी ये सब चीज़ होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे तुम्हारे पास रूम में यानी डिसइंफेक्टेंट के लिए ब्लीच करना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक फिनॉल वगैरह मारना पड़ेगा। ठीक है, स्टोरेज के लिए हमारे पास क्या होगा, ब्लड आइस पैक होना तो पैक स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। अब फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यदि लॉन्ग में पूछेगा तो आपको डिटेल में यहाँ से कवर अप कर लेना है यहाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब अपने यहाँ देखा जाए जैसे छोटा सा अस्पताल लेवल पे देखिए तो मतलब उस अस्पताल में कितने पेशेंट आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, तो उस ड्रग्स की हमें ज़्यादा ज़्यादा क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में NLEM बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसेंशियल मेडिसिन आर दोज डेट सेटिस्फाई द प्योरिटी हेल्थ केयर नीड टू यानी नीड ऑफ पॉपुलेशन, जैसी पॉपुलेशन होती है उसी के अनुसार हमें क्या करती है, दवा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें डिजीज के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा। सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, कंपेरेटिवली टू कास्ट इफेक्टिव, मतलब जो हमारे पास कॉस्ट होना चाहिए कम से कम होना चाहिए। ठीक है, दे शुड बी एबल यानी अवेलेबल, ठीक है, इंडिविजुअल तथा कम्युनिटी फार्मेसी में अफोर्ड कर सके, क्योंकि सस्ता रहेगा तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या लिखा है मेडिसिन यानी लिखा मेडिसिन आर इंटेंड टू द अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल अमाउंट, मतलब सिंपल सा क्या होना चाहिए, सबके पास वो हर एक हॉस्पिटल पे या छोटे से छोटे क्लिनिक पे उस दवा का क्या होना चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। ड्राइंग द इसेंशियल मेडिसिन देखा जाए तुम्हारे पास लिस्ट जो होती है बेटर क्वालिटी की होनी चाहिए, मेडिकल केयर की होना चाहिए, बेटर मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और लिमिट तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कंट्री के पास सोर्स होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्न करता है ऑफ इंडिया हैज टू प्रिपेयर एंड रिलीज करता फर्स्ट नेशनल लिस्ट इसेंशियल मेडिसिन
इन, ठीक है, 1996 में। और क्या होता है इसमें तुम्हारे पास 1996 में देखा जाए 200 यानी 279 मेडिसिन थी। फिर क्या हो गया, ठीक है, इसमें फिर लिस्टेड किया गया। 2003 में देखा गया तो इसे बढ़ा के इतने मेडिसिन कर दिया गया। और 2011 में देखा जाए तो क्या होगा, इतने मेडिसिन को उठा के कर दिया, इसमें से कुछ कम कर दिया गया। फिर 2018 में 800 कितना हो गया, यानी 51 मेडिसिन को इसमें किया गया। और 4 मेडिकल डिवाइसेस इसमें इम्प्लांट की गई थी, ठीक है। शेड्यूल आई के अंतर्गत भी थोड़ा सा बदलाव किया गया था 2015 में, ठीक है। पर्पज, इसका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी डिजीज को क्या कर देना, कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ऑप्टिमम कंट्री देखा जाए तो लिखा ऑप्टिमाइजिंग कंट्री में अवेलेबल होती है रिसोर्सेज, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ गाइडेंस, मतलब मैं क्या रखा है, यानी ये जो ड्रग्स होती है उसी की अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 14 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, राइट द लिस्ट ऑफ द पॉइजन सब्सटेंस। ये पॉइजन सब्सटेंस होती है, उसकी लिस्ट क्या होती है, इसकी 2 लिस्ट होती है, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए में आपको इतनी सारे ड्रग्स को रखा जाता है, इसमें से जो मेन है उसी को याद रखिएगा। जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, एकोनीट हो गया, यानी एकोनिन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एट्रोफिन हो गया, बेल्डोना हो गया, कोका होगा, पोटेशियम साइनाइड हो गया, और क्या होगा, डाईमॉर्फिन हो गया, जिसे हीरोइन के नाम से जानते हैं, डिजिटैलिस, लेड, ये सब तुम्हारे इसके एग्जाम्पल होगा। यानी लिस्ट बी में देखा जाए तो इतने तुम्हारे पास ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम क्या कर देते हैं, इन सबको क्या कर देते हैं, जो PDF रहेगा उसमें हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका, हमें अपलोड करने में भी दिक्कतें होती है। अब तुम सोचो, ठीक है, क्योंकि हम लोड करते हैं जो रात में नेट आता तो, ठीक है, अब तो स्पीड तो उसकी जान ही रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, अब सोचो 1-2 बजे उठेंगे, कम से कम 3-4 बजे तक उसे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करते 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 HD फॉर्म में हमें अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसे भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू फसाई, और कौन कौन सी यानी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती, इसके बारे में यहाँ से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। स्टोरेज कैसे करना है ये भी आपको कर देना है, ठीक है। ड्रग्स कंट्रोल प्राइस यानी ऑर्डर जो होता है 2013 में किया गया था इससे, तो ये सबको आपका आंसर PDF में मिल जाएगा, ठीक है। अपने मेन मुद्दे पर आते हैं यहाँ से, ठीक है। हम यानी जो 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ से क्या बोले थे, 1 नंबर का 30 जो क्वेश्चन उसे अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, MCQ, ठीक है। इसमें पार्ट सी में पहला क्वेश्चन पूछा है, द फर्स्ट PCI वाज द यानी कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ईयर, मतलब पहली बार तुम्हारे पास जो PCI आई थी तो कब आई थी, 1948 में। कब आई थी, 1948 में आई थी, इस पे मार देंगे। लिखा फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, ML सर्राफ जी थे, ML, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएंगे, ML सर्राफ जी हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए D फार्मा होना चाहिए, ठीक। CGMP का फुल नेम लिखना, C से तुम्हारे पास क्या होता है, करेंट हो जाएंगे, ठीक है, और G से तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे, M से तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगे, ठीक है, जो आप फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़े होंगे मैन्युफैक्चरिंग, और P से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये इसके फुल नेम हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 5वां नंबर क्या पूछा, द ड्रग्स इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट बाई, मतलब ड्रग्स इंस्पेक्टर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, वो सेंट्रल तथा, ठीक है, स्टेट दोनों के द्वारा किए जाते हैं। तो बोथ A एंड B पे आपको टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। फिर क्या लिखा, एजुकेशन रेगुलेशन, 1948 में मेंटेन द, ठीक है, मेंटेन द फार्मेसी रेगुलेशन इन इंडिया, जाहिर सी बात ये करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसके बारे में। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, तो जो पहले बता दिया गया था, यहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फुल नेम ऑफ द P यानी PCI, P से तुम्हारे पास क्या होता है, फार्मेसी, ठीक है, यहाँ से फार्मेसी, C से तुम्हारे पास क्या होता है, काउंसलिंग होता है, I से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इंडिया, फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया हो जाएगी। अब लिखा है तुम्हारे पास वर्क, ठीक है, वर्क ए शेड्यूल C और शेड्यूल C1 के अंदर है। शेड्यूल C के अंतर्गत कौन दवा आती है, शेड्यूल C1 के अंतर्गत क्या आती है, यहाँ से शेड्यूल, यानी देखा जाए वो, यानी शेड्यूल इसके यानी C के अंतर्गत जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल तथा स्पेसिफिक यानी स्पेशल यानी प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे तुम्हारे पास स्पेशल प्रोडक्ट में देखा जाए, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या इंक्लूड होता है, सेरा तुम्हारे पास इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, इंसुलिन जो होता है तुम्हारे पास इसी में प्रेजेंट होता है। और शेड्यूल C1 के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास अदर, ठीक है,
अदर स्पेसिफिक तुम्हारे पास क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं उसे रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में किसी का लीवर एक्सट्रैक्ट होता है तो उसे रखा जाता है यहाँ से, ठीक है। और एक तुम्हारे पास क्या आ जाता है वो प्लेसेंट्रेक्स आता है, ठीक है, एक तरह का अंटमेंट होता है प्लेसेंट्रेक्स, ये भी आपके प्लेसेंटा से यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लिखा तुम्हारे पास सेंट्रल रजिस्ट्रेशन इज मेंटेन बाय, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन किसको मेंटेन करता है, सेंट्रल काउंसिलिंग को, तो यानी सेंट्रल काउंसिलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं पार्ट सी लिख रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ब्लड बैंक यूनिट सेल हैव द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लोर एरिया, कितनी होना चाहिए 100, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर होना एरिया चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है ICMR का फुल नेम क्या होता है, ICMR यानी आई से क्या होता है, पहले हम इन सबका फुल नेम लिख देते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका फुल नेम तुमसे क्या पूछा, ICMR का फुल नेम आई से इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट इसकी फुल नेम होती है, ठीक है। अंडर द शेड्यूल GMP, मतलब ये GMP जो होती है किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है, वो शेड्यूल M के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता दें सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक। इसमें कह दिया है डैश is the system differentiate of the drugs on the basis of solubility and permeability, इसमें क्या फिलअप होगा, इस पे हम क्वेश्चन अभी कर हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी, ये सब पढ़ा है 4 क्लासिफिकेशन, किसके अंतर्गत आता है यहाँ पर आपको फिलअप करके दिखाना है। फिर क्या लिखा है तुम्हारे पास CDSO का तुम्हें फुल नेम लिख के दिखाना, मतलब चौथे का क्या आंसर है, पांचवे का क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के दिखाना है। अभी और क्वेश्चन भी मिलेगा। लिखा है इथिक्स इज ए मोरल प्रिंसिपल, इट इज ए साइंस ऑफ द मोरल ड्यूटी, जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और क्या पूछा, NPPA का फुल नेम लिखना, N से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। और तुम्हारे पास मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट पास कब हुआ था, ठीक है, 1971 में, अभी जो पढ़ के आए हैं वही चीज 1971 में। ब्लड बैंक की, अब जो वहां पर ब्लड बैंक की डिफिनेशन आपको क्या कर देना, यहां से डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, फुल नेम ऑफ NBTC, N से तुम्हारे पास नेशनल ब्लड हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पर कारपोरेशन वगैरह तुम छाप देना, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट पे पार्ट सी, यहाँ से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा, फार्मूलेशन ऑफ द कैलकुलेशन रिटेल प्राइस, यहाँ से देख लेते हैं। अब इसमें हम फार्मूला लिख दें, तो ये आपके सामने क्या देगा, रिटेल प्राइस का फार्मूला यहाँ पर दे रखा, R बराबर क्या होता है MC प्लस में CC प्लस में MP प्लस में यानी PC, गुड़े में तुम्हारे पास 1/2 MEP, और बटे में तुम्हारे पास यानी 100 हो जाएगा, प्लस में ED हो जाएगा। अब यानी RP मतलब रिटेल प्राइस, MC मतलब यानी का मटेरियल कॉस्ट होता, CC मतलब यानी कन्वर्जन कॉस्ट होता, MP मतलब क्या हो गया, ठीक है, जिससे हम क्या यानी पैकेजिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाता, यानी PEC क्या हो जाता है, पैकेजिंग चार्ज होता है। MEP तुम्हारे पास मैक्सिमम यानी अलाउेबल पास्ट मैन्युफैक्चर एक्सपीरियंस होता है। ED मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ड्यूटी होती है, जो कोई एक्सेस ड्यूटी करता तो उसे, तो इसी फार्मूले को आपको क्या कर देना है, यहाँ से लिखने की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन द मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये तुम्हारे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस होती है वही मैक्सिमम प्राइस होता प्रोडक्ट का, ठीक है। MAP और NLEM का फुल नेम, ठीक है। तो इसका फुल नेम अभी ये फार्मूले में बताएं, तो देखो फार्मूले में क्या बोले थे, मैक्सिमम अलाउेबल पास्ट मैन्युफैक्चर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इसका फुल नेम ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, N नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसे भी आप लिख के दिखाइए। फिर क्या लिखा, चौथा लिखा है मेंटेन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, कौन करता, फसाई करता, कौन करता, फसाई, तो यहाँ पर लिखेंगे फसाई कब आया था, फसाई देखा जाए तो ठीक है, कम इन कब आया था तुम्हारे पास 2000, देखिए कहीं कहीं बुक में 2006 में लिखा रहता है, कहीं तुम्हारे पास 2008 में लिखा रहता, तो इसे एक बार कंफर्म कर लेना। ओपीएम इज ए नार्कोटिक एंड मेडिसिन यानी मेडिसिनल नेचर कहते हैं, ये जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एडिक्ट क्या होती है, जिसे लत बोलते हैं, जब कोई ड्रग्स लंबे समय तक लेते तो उसे लत बोलते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, DPCO तथा फसाई का फुल नेम यहाँ से आपको क्या कर देना है, लिख देना है। फिर तुम्हारे पास क्या लेते हैं, विस्कस फ्लूइड जो होता है प्रिपेयर करता था किसी फ्रूट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जूस। अभी जूस को एक्सट्रैक्ट करके उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम निकाल लेते हैं। रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन द पर्सन अप्रूव्ड बाय द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सुपर 25 क्वेश्चन को 1 घंटा 36 मिनट के अंतर्गत तो भी रफ्तार में हम क्या कर दिए, कवर अप कर लिए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो लिंक में नंबर रहेगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं किसी भी टाइम।